अध्याय 161। जब लू किंग और वेई दाजोंगुआन हार्टफोर्ज वर्कशॉप से निकले तो मास्टर लिन और उनके शिष्यों ने सम्मानपूर्वक उन्हें बाहर तक पहुंचाया। ये दृश्य देखकर बाहर खड़ा अधीर दुकानदार पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वर्कशॉप के मालिक ने उस युवक के साथ इतना सम्मानपूर्वक व्यवहार क्यों किया। ये सर्वविदित था कि यहाँ तक कि काउंटी मजिस्ट्रेट से मिलने पर भी वर्कशॉप के मालिक ने कभी इतना आदर नहीं दिखाया था। लू शियालांगजुन, क्या तुम वह 1000 गुना तलवार मास्टर माँ को देने की योजना बना रहे हो? हार्टफोर्ज वर्कशॉप से निकलने के बाद वेई दाजोंगुआन ने पूछा। जी हाँ, 2 दिन में उस्ताद माँ और युवा उस्ताद एक प्रशिक्षण समारोह आयोजित करेंगे। उस्ताद माँ तलवार और चाकू दोनों में कुशल हैं, और तलवार, जो हथियारों में एक सज्जन का प्रतीक है, एक उत्तम उपहार है, लू किंग ने उत्तर दिया। 1000 गुना तलवार का भ्रूण बनाना लू किंग के लिए एक सुखद आश्चर्य था। वह कुछ दिनों बाद मास्टर माँ के शिष्यत्व समारोह में क्या उपहार देना है, इस बारे में सोच रहा था, और इससे उसकी दुविधा दूर हो गई। 100 गुना तलवार के भ्रूण को उसने हार्टफोर्ज वर्कशॉप में उनकी भट्टी का उपयोग करने के बदले में छोड़ दिया। युवा स्वामी लू, आपका उपहार वास्तव में बहुत मूल्यवान है। 1000 गुना तलवार अनमोल है, और राज्य की राजधानी में भी यह एक दुर्लभ वस्तु है जिसे अनगिनत तलवार प्रेमी पाने की लालसा रखते हैं। वेई दाजोंगुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। 1000 गुना स्तर की तलवार एक अनमोल खजाना है, जो लोहे को मिट्टी की तरह काट सकती है और बालों को हवा के झोंके से काट सकती है। ऐसी तलवार वेई जैसे समृद्ध परिवार में भी दुर्लभ है। लू किंग द्वारा इसे इतनी आसानी से दे देने से वेई दाजोंगुआन आश्चर्यचकित रह गए। खासकर यह जानकर कि लू किंग ने इसे केवल कुछ घंटों में बनाया था, उनका आश्चर्य और भी गहरा हो गया। लू किंग के साथ हार्टफोर्ज वर्कशॉप जाने से पहले वेई दाजोंगुआन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि लू किंग को गढ़ने में इतनी महारत हासिल है कि वह इतनी आसानी से इतने उच्च कोटि के हथियार बना सकता है। ये कौशल प्रसिद्ध गढ़ने वाले उस्तादों के बराबर था। एक युवा गढ़ने वाले उस्ताद और उसकी असाधारण युद्ध कला को देखकर वेई दाजोंगुआन को एहसास हुआ कि लू किंग के साथ जितना अधिक समय बिताया जाए, उतना ही वह उसकी क्षमताओं की गहराई को समझ नहीं पा रहा था। उसका हर कौशल अद्भुत और असाधारण रूप से उन्नत था। वेई दाजोंगुआन के मन में चल रहे विचारों से अनभिज्ञ लू किंग हार्टफोर्ज वर्कशॉप की अपनी यात्रा के परिणामों से पूरी तरह संतुष्ट था। साधारण लोहे से 1000 गुना तलवार का भ्रूण गढ़ने की क्षमता ये दर्शाती थी कि उसकी गढ़ाई कला वास्तव में निपुणता के स्तर तक पहुंच चुकी थी। वेई परिवार द्वारा आवश्यक सामग्री जुटा लेने के बाद वह अपना स्वयं का युद्ध छुरी बनाना शुरू कर सकता था। वेई निवास पर लौटकर वेई दाजोंगुआन ने तुरंत वेई शिंगे को सूचना दी। लू किंग के पास उस्ताद के समान ढलाई कौशल होने की बात एक महत्वपूर्ण खबर थी। वेई शिंगे भी उतने ही हैरान थे, लेकिन उन्होंने इसे सार्वजनिक नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने लू किंग के महत्व को और बढ़ा दिया और अपने अधीनस्थों को लू किंग के लिए आवश्यक सामग्री की खोज में तेजी लाने का निर्देश दिया। अगले कुछ दिनों तक लू किंग वेई के घर पर रहकर अभ्यास और अध्ययन करता रहा। उसने वेई परिवार से पहले ही ज्यूली गांव में दादा झांग और अन्य लोगों को ये संदेश भेजने के लिए कहा था कि वह कुछ समय के लिए गांव में ही रहेगा, इसलिए उसे वापस लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। 2 दिन बाद शिक्षुता समारोह की पूर्व संध्या पर हार्टफोर्ज वर्कशॉप ने 1000 गुना तलवार को वेई निवास पर पहुंचाया। ये भेंट स्वयं मास्टर लिन ने की, जिन्होंने आदरपूर्वक लू किंग को खूबसूरती से सजा हुआ लकड़ी का बक्सा भेंट किया। लू शियालांगजुन, कृपया जांच लें कि यह तलवार आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है या नहीं, मास्टर लिन ने कहा और डिब्बा लू किंग को सौंप दिया। उनके द्वारा दिखाया गया सम्मान वहां मौजूद वेई शिंगे को भी आश्चर्यचकित कर गया। अपनी उच्च शिल्प कौशल और गर्व के लिए जाने जाने वाले मास्टर लिन लू किंग के सामने इतने विनम्र थे, स्पष्ट रूप से उस युवक से प्रभावित थे। लू किंग ने बक्सा खोला, जिसके अंदर एक लंबी तलवार दिखाई दी। उसने तलवार निकाली और उंगली से उसे झटका दिया, जिससे ठंडी रोशनी की एक चमक के साथ तलवार म्यान से बाहर निकल आई और तुरंत ही कमरे में एक तीखी आभा फैल गई। तलवार की धार बर्फ की तरह सफेद थी और उस पर जटिल नक्काशी की गई थी, जो उसे बेहद खूबसूरत बना रही थी। लू किंग ने अपने सिर से एक बाल खींचकर हवा में उछाला और फिर कलाई झटक दी। पलक झपकते ही उसके सामने का पूरा इलाका प्रकाश की चमक और तलवारों की छाया से भर गया, जैसे उसने ताबड़तोड़ वार किए हों। तलवारबाजी के इस अचानक प्रदर्शन ने वहां मौजूद सभी को अचंभित कर दिया, यहाँ तक कि वेई शिंगे की आंखें भी फड़कने लगीं। उसे एहसास हुआ कि लू किंग की तेज तलवारबाजी से खुद को बचाना उसके लिए भी मुश्किल होगा। जब लू किंग ने तलवार म्यान में डाली तो उसने जमीन पर पड़े बालों को देखा, जो अब अनगिनत टुकड़ों में कटे हुए थे, और संतुष्टि से सिर हिलाया। तलवार की तीक्ष्णता स्पष्ट थी, क्योंकि उसने हवा में ही आसानी से बालों को काट दिया था। ये तलवार उत्कृष्ट है। धन्यवाद मास्टर लिन, लू किंग ने कहा। मास्टर लिन, लू किंग की तलवारबाजी से अभी भी अचंभित थे, उन्होंने जल्दी से जवाब दिया। युवा मास्टर लू, ऐसे खजाने के निर्माण में शामिल होना हमारे लिए सम्मान की बात है। इसके लिए हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए। अपने मित्र ओल्ड वान के उस तलवार को देखकर आश्चर्यचकित होने की घटना को याद करते हुए मास्टर लिन को अत्यंत प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हुआ। मास्टर लिन के जाने के बाद लू किंग ने तलवार को वापस डिब्बे में रख दिया और उसे वेई दाजोंगुआन को सौंपते हुए उनसे अगले दिन की उपहार सूची में इसे जोड़ने के लिए कहा। इस बीच पूरे काउंटी में विभिन्न गुट वेई निवास पर होने वाले शिक्षुता समारोह की तैयारी कर रहे थे। वेई परिवार द्वारा निमंत्रण भेजे जाने के साथ ही ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि वेई परिवार के युवा स्वामी को माँ परिवार के मागो का शिष्य बनाया जाएगा। शुरुआत में मागो कौन था, इस बारे में भ्रम की स्थिति थी। कुछ लोगों का मानना था कि वह शहर के द्वार पर हुई घटना के रहस्यमय व्यक्तियों में से एक था।
हालांकि जांच करने पर पता चला कि मागोमा परिवार का एक कम प्रसिद्ध सदस्य था, जिसकी साधना केवल टेंडन्स एंड बोन्स क्षेत्र तक ही सीमित थी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर .net वेबसाइट खोजें। वेई परिवार द्वारा अपने युवा गुरु को इतने साधारण साधना स्तर वाले व्यक्ति के अधीन शिष्य बनाने की बात सुनकर शहर के विभिन्न गुट स्तब्ध रह गए। वे सोचने लगे कि क्या मागो में कोई असाधारण गुण है या क्या वह भी पहले के उस रहस्यमय युवक की तरह अपनी क्षमता से कहीं अधिक शक्ति रखता है। जैसे जैसे उत्सुकता बढ़ती गई, विभिन्न गुटों ने अपने उपहार तैयार किए और समारोह का बेसब्री से इंतजार करने लगे। पूरा काउंटी प्रत्याशा से गुलजार था। इसी माहौल के बीच दोपहर में रथों और घोड़ों का एक शोरगुल भरा जुलूस शहर में दाखिल हुआ और वेई के निवास की ओर चल पड़ा। उसी समय वेई दाजोंगुआन को ये खबर मिली और वह खुशी खुशी अपने घर की ओर दौड़ पड़े। गुरुजी, युवा स्वामी लौट आए हैं। अगला अध्याय ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन। अध्याय 162। क्या हाओ ए लौट आया है। ये खबर सुनकर वेई शिंगे बेहद प्रसन्न हुआ। सिर्फ वही नहीं, युवा गुरु के कुछ साथी शिष्य भी उनके साथ लौट आए हैं। यू यान भी युवा गुरु के साथ वापस आ गई हैं। यू यान भी वापस आ गई है। वेई शिंगे और भी हैरान हो गया। जल्दी से मालकिन को खबर दो। वे अभी कहाँ हैं? वे पहले ही हवेली में प्रवेश कर चुके हैं। युवा मालिक बाहर उनका स्वागत कर रहे हैं। वेई शिंगे ने जल्दी से आगे कदम बढ़ाया। उनका सबसे बड़ा बेटा, जिसे उन्होंने कई साल पहले अध्ययन के लिए जिझोउ स्थित किंग्ड्यून तलवार मंडप में भेजा था, वर्षों से वापस नहीं लौटा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इस बार इतनी अचानक लौट आएंगे, ठीक ऑन एयर के शिक्षुता समारोह के समय। ये सचमुच एक दोहरा आशीर्वाद था। घर के आंगन में पहुंचते ही उसने देखा कि उसका सबसे छोटा बेटा एक लंबे और सीधे खड़े युवक के चारों ओर खुशी खुशी चक्कर लगा रहा था। वहां समान आयु के कुछ अन्य युवक भी थे, जिनमें से सभी असाधारण स्वभाव के थे। वह सौम्य चेहरे वाला युवक उनका सबसे बड़ा बेटा वेई जिहाओ ही हो सकता था। बहुत बढ़िया, तुम और मजबूत हो गए हो। वेई जिहाओ ने अपने छोटे भाई को प्रसन्न भाव से देखा। उन्हें याद आया कि उनका छोटा भाई स्वभाव से काफी नाजुक और कुछ हद तक उदास रहता था। अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुशमिजाज लग रहा था। भाई, आपने हमें पहले से क्यों नहीं बताया कि आप वापस आ रहे हैं? परिवार को तो बिल्कुल भी पता नहीं था। वेई जियान ने उत्साह से पूछा। मैं एक धार्मिक यात्रा पर था और संयोगवश हमारे कांगझोउ से गुजर रहा था, इसलिए मैंने घर आकर एक नज़र डालने का फैसला किया। वैसे छोटे भाई, मैंने हाल ही में अपने परिवार के बारे में कुछ खबरें सुनी हैं और मैं आपसे इसके बारे में पूछना चाहता था। हम दोनों भाई बातें कर रहे थे, तभी वेई शिंगे ने 2 बार खांसा और बाहर चला गया। पिता, वेई जिहाओ मुड़ा और अपने चेहरे के भावों को सीधा करते हुए आदरपूर्वक झुक गया। वेई परिवार के मुखिया को मेरा नमस्कार। उनके बगल में खड़े युवकों ने भी थोड़ा झुककर अभिवादन किया। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी यात्रा से थक गए होंगे। अरे जाओ, इन युवा नायकों के स्वागत के लिए दावत तैयार करो। हाँ मास्टर, वेई दाजोंगुआन ने जवाब दिया और तैयारी करने चले गए। चाचा जी, मेरी चाची कहाँ हैं? इसी क्षण एक युवती मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। उसे देखकर वेई शिंगे भी मुस्कुराया। यू यान, तुम भी यहाँ हो? तुम्हारी चाची पिछवाड़े में हैं। तुम खुद जाकर उन्हें ढूंढ सकती हो। पिताजी, मैं पहले माताजी को प्रणाम करने जाता हूँ, वेई जिहाओ ने कहा। ठीक है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सालों से नहीं देखा है और वह तुम्हें बहुत याद करती है। वेई शिंगे ने सिर हिलाया। वेई जिहाओ ने अपनी माँ से अभिवादन करने और परिवार के साथ पुनर्मिलन करने के बाद अपने पिता के अध्ययन कक्ष में चले गए। पिताजी, लौटने पर मैंने अपने वेई परिवार के बारे में बहुत कुछ सुना। कहते हैं कि हाल ही में उत्तरी सीमा से तियानकांग संप्रदाय ने हमारे परिवार को घेरने के लिए लोगों को भेजा था, यहाँ तक कि एक प्रीसेलेस्टियल ग्रैंडमास्टर भी प्रकट हुए थे। क्या ये सच है? अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते ही वेई जिहाओ ने सीधे सवाल पूछा। हाँ, ये सच है, वेई शिंगे ने सिर हिलाया। तो फिर आपने मुझे सूचित करने के लिए किसी को क्यों नहीं भेजा ताकि मैं वापस आकर आपकी मदद कर सकूं? वेई जिहाओ ने चिंता से पूछा। जब उन्होंने पहली बार यह खबर सुनी तो वे सचमुच चिंतित हो गए थे। उत्तरी सीमा पर स्थित तियानकांग संप्रदाय एक शक्तिशाली संप्रदाय था, जो उनके किंग्ड्यून तलवार मंडप से कम शक्तिशाली नहीं था। उन्होंने वेई परिवार पर हमला करने के लिए कई प्रमुख राज्यों को पार किया था। ये सरासर पागलपन था। यदि उन्हें बाद में ये पता नहीं चलता कि हवेली में चल रहा संकट हल हो गया है, तो वे रातों रात वापस लौट आते। उस समय स्थिति गंभीर थी। हवेली में मौजूद सभी लोग दुश्मन के नियंत्रण में थे और हम कोई संदेश बाहर नहीं भेज सकते थे, वेई शिंगे ने बताया। एक और कारण था जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। उस समय पूर्वज के जीवन और मृत्यु के बारे में अनिश्चितता थी और दूसरी तरफ वांग कांगई जैसा एक पूर्व आकाशीय विशेषज्ञ मौजूद था। अगर वेई जिहाओ लौट भी आता तो भी वह स्थिति को नहीं बदल पाता। उसके लिए बेहतर यही था कि वह किंग्ड्यून तलवार मंडप में ही रहे ताकि विनाश की स्थिति में वेई परिवार की वंश परंपरा को बचाए रख सके। बीते हुए कल पर ध्यान न दें। सौभाग्य से हमें नेक लोगों की मदद मिली और हवेली में चल रहा संकट सुलझ गया। पूर्वज सुरक्षित लौट आए हैं। इससे बेहतर परिणाम और क्या हो सकता था? अपने बड़े बेटे को अभी भी कुछ कहना चाह रहा देखकर वेई शिंगे ने पहले बोलना शुरू किया। वेई जिहाओ ने अपनी बात को अटकते हुए उत्सुकता से पूछा। पिताजी, हमारे वेई परिवार को इस संकट से निकलने में किसने मदद की? मैंने बाहर कई अफवाहें सुनी हैं, लेकिन वे सभी बेतुकी और अविश्वसनीय लगती हैं।
वापसी के रास्ते में सुनी गई खबरों को याद करते हुए वेई जिहाओ को लगा कि उनमें से अधिकांश शायद बड़ा चढ़ाकर बताई गई थीं। इस संकट को सुलझाने में हमारी मदद करने वाले बूढ़े डॉक्टर चेन और लू शियालांगजुन थे। यहाँ तक कि आपकी माँ और जियान को भी उन्होंने ही बचाया था। वेई शिंगे ने घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया, जिससे वेई जिहाओ और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। पिताजी, आपका मतलब ये है कि एक शक्तिशाली पूर्व देवता ने वांग कांगई को पराजित किया, जिसने हमारे पूर्वज को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, और उसके शिष्य ने केवल नसों और हड्डियों के स्तर के साथ आंतरिक अंगों के स्तर के शिखर पर स्थित एक मार्शल ग्रैंडमास्टर को पराजित किया। बिल्कुल सही। बूढ़े डॉक्टर चेन और उनके शिष्य की मदद के बिना हमारा वेई परिवार तियानकांग संप्रदाय द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो गया होता। लेकिन ये कैसे संभव है? वेई जिहाओ ने अविश्वास से कहा। टेंडन और बोन्स क्षेत्र का कोई व्यक्ति आंतरिक अंगों के क्षेत्र के शिखर पर स्थित मार्शल ग्रैंडमास्टर का मुकाबला कैसे कर सकता है? क्या आपको यकीन है कि आपने इसे गलत नहीं देखा? पिताजी, अगर मैंने गलत देखा भी हो तो क्या काउंटी के सभी विशेषज्ञों ने गलत देखा होगा? इसके अलावा पूर्वज उस समय मौजूद थे, साथ ही काउंटी मजिस्ट्रेट और तियानजी टावर के मास्टर झीवे भी। उन सभी ने लू शियालांगजुन को वांग कांगई के वरिष्ठ शिष्य को हराते हुए देखा था। लू किंग और उस हटे कट्टे आदमी के बीच हुई लड़ाई को याद करते हुए वेई शिंगे के दिल में अभी भी रोमांच दौड़ रहा था। स्वयं एक मार्शल ग्रैंडमास्टर होने के नाते वह समझता था कि लू किंग द्वारा प्रदर्शित शक्ति कितनी भयावह थी। वेई जिहाओ काफी देर तक अवाक रह गया। चूंकि पूर्वज उपस्थित थे, इसलिए कोई गलती नहीं हुई, लेकिन इससे यह और भी अविश्वसनीय हो गया। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि टेंडन्स एंड बोन्स दायरे का कोई व्यक्ति मार्शल ग्रैंडमास्टर को सीधे मुकाबले में कैसे हरा सकता है। इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। लू शियालांगजुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी प्रतिभा कल्पना से परे है। उसकी तुलना साधारण मार्शल आर्टिस्टों से मत करो। अपने बड़े बेटे को सदमे में देखकर वेई शिंगे ने उसकी युद्ध भावना को कमजोर होने से बचाने के लिए उसे समझाया। कुछ देर बाद वेई जिहाओ को होश आया और उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं समझता हूँ कि कुछ प्रतिभाशाली लोग असाधारण होते हैं। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि हमारे काउंटी जैसे छोटे से स्थान से ऐसी अद्वितीय प्रतिभा उभर सकती है। उन्होंने अपने उस अनुभव को याद किया जब वे पहली बार अध्ययन करने के लिए किग्यून तलवार मंडप गए थे और संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों से बार बार प्रभावित हुए थे। लेकिन अब लू शियालांगजुन की तुलना में उनके संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग महत्वहीन प्रतीत होते थे। लू शियालांगजुन वाकई प्रतिभाशाली और शक्तिशाली हैं, लेकिन वे बहुत मिलनसार भी हैं। वे फिलहाल हमारे महल में रह रहे हैं। अगर आपकी रुचि हो तो आप अपने छोटे भाई को उनसे मिलने ले जा सकते हैं जब आपके पास समय हो। वेई शिंगे को उम्मीद थी कि उनके दोनों बेटे लू किंग के साथ अच्छे संबंध बना सकेंगे। ओह, क्या लू शियालांगजुन हमारे यहाँ रुका हुआ है? वेई जिहाओ उत्सुक हो गया। जी हाँ, वह और उसका मालिक बांस के आंगन में ठहरे हुए हैं। वहाँ एक युवती भी है। उन्हें नाराज न करने का ध्यान रखना। क्या पूर्व स्वर्गीय गुरु भी यहाँ है? वेई जिहाओ और भी उत्साहित हो गया। बूढ़े डॉक्टर चेन को परेशान मत करो। पूर्वज अक्सर उन्हें दिव्य मार्शल आर्ट पर चर्चा करने के लिए बुलाते हैं। अगर तुमने पूर्वज को नाराज किया तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। वेई शिंगे ने सीधे चेतावनी दी। वेई जिहाओ कांप उठा। उसने पूर्वज को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। अध्याय 163। इस बार तुम्हारा लौटना समय पर हुआ है। कल जियान औपचारिक रूप से प्रशिक्षु बनेगा। उसके बड़े भाई होने के नाते तुम्हें मेहमानों के स्वागत में मदद करनी चाहिए, वेई शिंगे ने कहा। पिताजी, इस बारे में मैं पूछना चाहता था। क्या आप सचमुच जियान को उस मागू के पास प्रशिक्षु बनाना चाहते हैं? वेई जिहाओ ने पूछा। क्या इसमें कुछ अनुचित है? मैंने सुना है कि मास्टर मागू केवल टेंडन्स एंड बोन्स क्षेत्र में हैं। क्या वे जियान के गुरु बनने के लिए थोड़े अयोग्य नहीं हैं? तुम्हारा भाई अभी अभी ची और रक्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। मास्टर मागू उसे सिखाने में पूरी तरह सक्षम है, वेई शिंगे ने सिर हिलाते हुए कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारा भाई उनकी बात सुनने को तैयार हो। तुम जानते हो कि पहले जियान का मार्शल आर्ट के प्रति कैसा रवैया था। वेई जिहाओ ने एक पल सोचा और सहमति जताई। उसका भाई मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में बहुत आलसी था और बस जैसे तैसे काम चला लेता था। चूंकि मास्टर मागू उसे अनुशासित कर सकते थे, इसलिए वे वास्तव में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक थे। ठीक है, मैंने सोचा कि अगर जियान सचमुच मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहता है तो वह मेरे साथ किग्यून तलवार संप्रदाय में आ सकता है। मैं अभी अभी वहाँ का आंतरिक शिष्य बना हूँ और 3 तलवार सेवकों का सामना कर सकता हूँ। हालांकि उन्हें तलवार के सेवक कहा जाता था, लेकिन अधिकांश आंतरिक शिष्य उनका उपयोग अपने विश्वासपात्रों को तैयार करने या परिवार और मित्रों का समर्थन करने के लिए करते थे। यह एक अलिखित नियम था। क्या आप किग्यून तलवार संप्रदाय के आंतरिक शिष्य बन गए? ये सुनकर वेई शिंगे अत्यंत प्रसन्न हुआ। किग्यून तलवार संप्रदाय का आंतरिक शिष्य बनने के लिए टेंडन और हड्डियों के क्षेत्र की महान सिद्धि प्राप्त करना और संप्रदाय की उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना आवश्यक था जिनके बारे में अफवाह थी कि वे अत्यंत कठिन होती हैं। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि 6 महीने पहले मैंने टेंडन और हड्डियों के क्षेत्र की महान उपलब्धि प्राप्त की। आंतरिक संप्रदाय की परीक्षाओं को मुश्किल से पास करने के लिए मुझे 3 महीने की तैयारी करनी पड़ी। 6 महीने पहले तुमने टेंडन और बोन्स क्षेत्र की महान उपलब्धि हासिल की। मुझे याद है 5 साल पहले जब तुम किग्यून स्वॉर्ड सेक्ट गए थे तब तुम ची और ब्लड क्षेत्र के शुरुआती चरण में ही थे। महज 4 साल में तुमने टेंडन और बोन्स क्षेत्र की महान उपलब्धि प्राप्त कर ली।
हाओ एयर, तुम्हारी प्रतिभा के बारे में मेरा अनुमान सही निकला। तुम वाकई तलवारबाजी सीखने के लिए उपयुक्त हो। वेई शिंगे को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। किंग्युन तलवार संप्रदाय जिझोउ के सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक था। वेई जिहाओ के आंतरिक शिष्य बनने के लाभ स्पष्ट थे। मुझे खुद पर थोड़ा गर्व था, लेकिन युवा गुरु लू की तुलना में ये उपलब्धियां नगण्य लगती हैं। लू शियालांगजुन से अपनी तुलना मत करो। वह और उनके गुरु असाधारण व्यक्ति हैं। हम जैसे साधारण लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते। मार्शल आर्ट का मार्ग मजबूत नींव और निरंतर प्रगति पर जोर देता है। जब तक तुम बिना जल्दबाजी किए एक एक कदम बढ़ाते रहोगे, तुम्हें मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचने और दिव्य लोक प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। जी पिताजी, मैं आपकी शिक्षाओं को याद रखूंगा, वेई जिहाओ ने गंभीरता से उत्तर दिया। शाम को वेई जिहाओ वेई जियान को बांस के आंगन में लू किंग से मिलने ले गया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर ether-ovalfire.net वेबसाइट खोजें। लू शियाडाफू। उनके पहुंचते ही वेई जियान अंदर घुस गया। युवक स्वामी, आप यहाँ किस लिए आए हैं? आंगन में पड़ रही लू किंग को कुछ हैरानी हुई। ये लड़का कल से प्रशिक्षु बनने वाला था, फिर भी उसके पास इधर उधर घूमने का समय था। शियाओ यान और शियाओ ली की बात करें तो मैडम वेई को शियाओ यान विशेष रूप से पसंद थी, और जब उन्हें उसकी पढ़ाई के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे पढ़ना लिखना सिखाने में मदद करने की पेशकश की। इसलिए दोनों छोटी बच्चियां अपना अधिकांश समय वहीं बिताती थीं और केवल शाम को ही लौटती थीं। मेरा बड़ा भाई वापस आ गया है, वह आपसे मिलना चाहता था, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया, वेई जियान ने खुशी से कहा। आपका बड़ा भाई? लू किंग ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक लंबा सौम्य चेहरे वाला युवक स्तब्ध होकर उसे घूरता हुआ दिखाई दिया। वेई जिहाओ सदमे से भर गया। लू किंग से मिलने से पहले उसने हमेशा उसे अपनी उम्र के आसपास का एक युवक ही समझा था। आखिरकार, हालांकि उसके पिता अक्सर इस युवा स्वामी का जिक्र करते थे, लेकिन उन्होंने कभी उसकी सही उम्र नहीं बताई थी। अप्रत्याशित रूप से लू किंग इतनी युवा थी कि वह जियान से कुछ ही साल छोटी दिखती थी। ये सोचना ही आश्चर्यजनक है कि इतने कम उम्र के व्यक्ति ने अपनी टेंडन और बोन लेवल की साधना से सार्वजनिक रूप से आंतरिक अंगों के क्षेत्र के एक मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर को हरा दिया था। वेई जिहाओ का दिल कांप उठा। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसके पिता बार बार इस बात पर जोर क्यों देते थे कि वह खुद की तुलना इस युवा मास्टर लू से न करे। ऐसी असाधारण प्रतिभा की बराबरी कौन कर सकता था? युवा मास्टर। वेई जिहाओ को बिना कुछ बोले खाली निगाहों से उसे घूरते देख लू किंग ने आवाज लगाई। वेई जिहाओ अपनी तंद्रा से बाहर आया और जल्दी से झुककर बोला, प्रणाम युवा स्वामी लू, मैं वेई जिहाओ, जियान का बड़ा भाई हूँ। युवा स्वामी लू, आपके न्यायपूर्ण हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद, जिससे न केवल मेरी माँ और भाई की जान बची, बल्कि मेरे वेई परिवार को भी संकट से बचाया। बोलने के बाद वेई जिहाओ ने लू किंग को झुककर प्रणाम किया। इतनी विनम्रता दिखाने की जरूरत नहीं है छोटे मालिक, मैं तो बस अपने सिद्धांतों पर चल रहा था। लू किंग मुस्कुराया। युवा स्वामी लू, आप मजाक कर रहे हैं। मेरे वेई परिवार के प्रति आपकी महान कृपा को हम कभी नहीं भूलेंगे। वेई जिहाओ को राहत महसूस हुई। जैसा कि उनके पिता ने कहा था, ये युवा स्वामी वास्तव में विनम्र थे और उनमें कोई अहंकार नहीं था। लू किंग के हाथ में किताब देखकर वेई जिहाओ ने कुछ देर रुकने के बाद चतुराई से अपने भाई के साथ विदा ले ली। बाहर निकलते ही उसने राहत की सांस ली, मानो उसके ऊपर से एक बड़ा बोझ हट गया हो। भाई, क्या हुआ? वेई जियान ने उसके व्यवहार से हैरान होकर पूछा। ये युवा स्वामी लू वाकई असाधारण हैं। उनका मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत अधिक है। वेई जिहाओ ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। सच में, मुझे तो लगता है कि लू शियाडाफू बहुत ही मिलनसार हैं, वेई जियान ने उलझन में कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी साधना का स्तर इतना कम है कि आप उसके द्वारा उत्पन्न खतरे को भांप नहीं सकते। वेई जिहाओ कांप उठा। हालांकि लू किंग ने अपनी आभा को अच्छी तरह छिपा रखा था और एक साधारण युवक की तरह दिख रहा था, फिर भी वह लू किंग की असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। हालांकि उसके संप्रदाय की गुप्त तकनीक उसे लगातार लू किंग से होने वाले अत्यधिक खतरे के बारे में चेतावनी दे रही थी। ये सत्ता का एक घुटन भरा एहसास था जो उसकी जान पल भर में ले सकता था, चाहे वह कितना भी संघर्ष करे। आंतरिक अंगों के क्षेत्र में शिखर पर स्थित संप्रदाय के वरिष्ठों का सामना करते हुए भी उसने कभी ऐसा खतरा महसूस नहीं किया था। इस समय वेई जिहाओ को यकीन हो गया कि उसके पिता के शब्द अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थे, बल्कि वे कम ही थे। ये युवा मास्टर लू न केवल मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर को हराने में सक्षम था, बल्कि उसकी वास्तविक शक्ति किसी की भी कल्पना से परे थी। वेई जिहाओ को अपनी सहज प्रवृत्ति पर पूरा भरोसा था, क्योंकि इसने प्रतिस्पर्धी किंग्युन तलवार संप्रदाय में उसे बार बार खतरे से बचाया था और उसे एक आंतरिक शिष्य बनने में मदद की थी। ये युवा स्वामी लू ऐसा व्यक्ति है जिसे हमें कभी भी उकसाना नहीं चाहिए। वेई जिहाओ ने तुरंत अपना मन बना लिया। आंगन में वापस आकर लू किंग ने वेई भाइयों के जाने का आभास करते हुए अपनी आंखों में थोड़ी सी शरारत भरी मुस्कान के साथ उसे देखा। किंग्युन तलवार संप्रदाय, मन की गुप्त तकनीक। ऐसा लगता है कि वेई परिवार का ये युवा मालिक भी काफी असाधारण है। अध्याय 164। सुबह के समय वेई परिवार खुशी से झूम रहा था। हवेली के अंदर और बाहर लालटेन और सजावट की गई थी, जिससे उत्सव का माहौल बन गया था। नौकरों और नौकरानियों के चेहरे पर भी मुस्कान थी। आज युवा गुरु के प्रशिक्षण समारोह का शुभ दिन था। घर की मालकिन निश्चित रूप से सभी को उदारतापूर्वक पुरस्कृत करेगी और उन्हें सुबह ही प्रारंभिक पुरस्कार मिल चुका था। भला वे प्रसन्न क्यों न होते? उस समय तक मेहमान नहीं आए थे। सुरुचिपूर्ण पोशाक पहने मागो छोटे से बांस के आंगन में इंतजार कर रही थी। मागो की बेचैनी को देखकर लू किंग ने कहा, मास्टर माँ, थोड़ा आराम कीजिए।
आज वह शुभ दिन है जब आप आधिकारिक तौर पर युवा गुरु को अपना शिष्य बना रहे हैं। आपको खुश होना चाहिए, ये सच है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। मागो ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वेई के घर में कोई भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। युवा स्वामी सचमुच आपके शिष्य बनना चाहते हैं, इसलिए बस प्रक्रिया का पालन करें। लू किंग ने उन्हें आश्वस्त किया। आप इससे कहीं अधिक खतरनाक परिस्थितियों से बच चुके हैं, तो एक मामूली शिष्यत्व समारोह की चिंता क्यों करें। ये सुनकर मागो को काफी राहत मिली। शुरू में वेई परिवार ने समारोह को मां निवास पर आयोजित करने की योजना बनाई थी, जिसमें वेई शिंगे वेई जियान को औपचारिक रूप से मागो का शिष्य बनाने के लिए लाएंगे। हालांकि मां परिवार इस विचार से घबरा गया और तुरंत मना कर दिया। वे किसी भी कीमत पर काउंटी के एक प्रमुख व्यक्ति वेई शिंगे को इस तरह से नीचा दिखाने की अनुमति नहीं दे सकते थे। इसके अलावा मां परिवार काउंटी का एक छोटा परिवार था। वे समारोह में आने वाले शक्तिशाली मेहमानों की भारी भीड़ को संभाल नहीं सकते थे। अंत में मुख्य प्रबंधक से चर्चा करने के बाद ये तय किया गया कि समारोह वेई के निवास पर आयोजित किया जाएगा। कम से कम वहाँ कोई भी गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। मास्टर मागो, यंग मास्टर लू, मुख्य प्रबंधक ने कहा है कि शुभ समय निकट है। उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है, एक सेवक ने आदरपूर्वक उन्हें सूचित किया। भाई लू किंग, चलो चलते हैं, मागो ने कहा। ठीक है, लू किंग ने सिर हिलाया, फिर घर के अंदर आवाज लगाई, श्याओ यान, श्याओ ली, अब जाने का समय हो गया है। भाई, क्या हम उत्सव देखने जा सकते हैं? दोनों बच्चे उत्सुकता से पूछते हुए घर से बाहर भागे। हाँ, हम दावत के लिए बाहर जा रहे हैं। लू किंग ने श्याओ यान को उठाया और मागो के साथ बाहर चली गई। श्याओ ली उसके कंधे पर चढ़ गई और उत्साह से बाहर की दुनिया को देखने लगी। वृद्ध चिकित्सक समारोह में शामिल नहीं होंगे और यहाँ तक कि वेई शानहाई भी उपस्थित नहीं होंगे। पूर्व दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ होने के नाते उनकी उपस्थिति भोज में उपस्थित सभी लोगों को असहज कर देगी। रास्ते में मागो को एक नौकर द्वारा तैयारी के लिए मुख्य घर ले जाया गया, जबकि लू किंग शियाओ यान और शियाओ ली को सामने के आंगन में ले गया। घर के सामने वाले आंगन में पहले से ही काफी चहल पहल थी, क्योंकि कई मेहमान आ चुके थे। अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए लू किंग ने भीड़ का जायजा लिया और देखा कि उपस्थित लोगों में से अधिकांश शहर के विभिन्न परिवारों और गुटों के मुखिया थे, जो स्पष्ट रूप से वेई परिवार के प्रति बहुत सम्मान दिखा रहे थे। श्याओ यान और श्याओ ली ने बड़ी बड़ी आंखों से चारों ओर देखा, उन्हें सब कुछ आकर्षक लग रहा था। लू किंग के आगमन से थोड़ी हलचल मच गई। विभिन्न गुटों के प्रमुख, जो पहले से ही जीवंत चर्चाओं में लगे हुए थे, लू किंग को देखकर चुप हो गए और विस्मय से उन्हें घूरने लगे। मास्टर ली, आपने बोलना क्यों बंद कर दिया? उसी मेज पर बैठे एक योद्धा ने मास्टर ली की निगाहों का पीछा करते हुए लू किंग को देखा और फिर चुप हो गया। अन्य मेहमानों ने भी लू किंग को नोटिस किया। पहले चहल पहल से भरा रहने वाला आंगन अचानक शांत हो गया। लगभग सभी मेहमान लू किंग को आदर और भय के मिश्रित भाव से देख रहे थे और जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस दृश्य ने किंग्यून तलवार संप्रदाय के कुछ शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उनकी रुचि जागृत हुई। युवा स्वामी लू, युवती लू, आप आ गए हैं। मुख्य प्रबंधक ने आपके लिए यहाँ सीटें लगा दी हैं। मेहमानों का स्वागत कर रहे वेई दाजोंग गुआन ने जल्दी से लू किंग को एक महत्वपूर्ण मेज पर बैठा दिया। वहाँ पहले से ही कई लोग बैठे हुए थे। कम कृषि स्तर वाले एक दंपति विशेष रूप से असहज प्रतीत हो रहे थे। धन्यवाद, मुख्य प्रबंधक, लू किंग ने कहा और शियाओ यान के साथ बैठते हुए मेज पर बैठे अन्य लोगों को विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया। मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ, युवा स्वामी लू, ये स्वामी माँ है और ये स्वामी मागो के माता पिता हैं, वेई दाजोंग गुआन ने समझाया, ये जानते हुए कि लू किंग काउंटी के मामलों से परिचित नहीं थे। लू किंग को एहसास हुआ कि देखने में साधारण लगने वाला ये जोड़ा वास्तव में मागो के माता पिता थे। नमस्कार चाचा और चाची, मास्टर माँ, मैं लू किंग हूँ, मास्टर माँ की दोस्त। आप मुझे आ किंग कह सकते हैं, लू किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, हम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, युवा स्वामी लू, मास्टर माँ ने तुरंत जवाब दिया। वह लू किंग की वीरता से भलीभांति परिचित था, क्योंकि उसने स्वयं एक मार्शल आर्ट के महारथी के साथ उसका युद्ध देखा था। वह इतने प्रख्यात योद्धा को हल्के में संबोधित करने का साहस नहीं कर सकता था। मागो के माता पिता और भी ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे। हालांकि वे साधारण लोग थे, लेकिन मूर्ख नहीं थे। लू किंग के आगमन पर जिस तरह का माहौल बदला, मुख्य प्रबंधक द्वारा किया गया व्यक्तिगत स्वागत और मास्टर माँ के रवैये से यह स्पष्ट था कि यह युवक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका बेटा इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति से कैसे परिचित हो गया। सच कहूँ तो मागो के माता पिता को आज भी ऐसा लगता है जैसे वे सपना देख रहे हों। हालांकि उन्हें हमेशा अपने बेटे पर गर्व रहा था, जिसने टेंडन्स एंड बोन्स क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और परिवार का एक स्तंभ बन गया था। लेकिन उसके द्वारा वे परिवार के युवा स्वामी को शिष्य के रूप में लेने का विचार उनके लिए अविश्वसनीय था। कुछ दिन पहले खबर मिलने और अब वेई के घर में बैठे होने के बावजूद भी उन्हें ये सब अवास्तविक सा लग रहा था। मास्टर माँ को लू किंग के साथ चापलूसी करते देख अन्य अतिथियों ने उन्हें नीचा नहीं देखा, बल्कि वे उनसे ईर्ष्या करने लगे। लू किंग जैसे व्यक्ति का पक्ष कौन नहीं लेना चाहेगा, जो एक शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट है और जिसके पीछे एक और भी रहस्यमय और शक्तिशाली पूर्व दिव्य क्षेत्र का गुरु है। माँ परिवार को सचमुच खजाना मिल गया था। मागो न केवल युवा गुरु के गुरु बनने वाले थे, बल्कि वे लू किंग के साथ भी संबंध बनाते दिख रहे थे। उनका उत्थान निश्चित था। हालांकि उनकी ईर्ष्या के बावजूद किसी भी अतिथि ने असंतोष व्यक्त करने का साहस नहीं किया।
उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर fire.net वेबसाइट खोजें। दरअसल लू किंग की उपस्थिति में पहले के सहज माहौल के विपरीत सभी की बातचीत बहुत शांत और संयमित हो गई। इससे कीडियन तलवार संप्रदाय के शिष्यों की रुचि और भी बढ़ गई। भाई ली, वह युवक कौन है? वह इतना सम्मान पाता है और ऐसा लगता है कि सभी मेहमान उससे भयभीत हैं। एक शिष्य ने मेज पर बैठे एक युवक से पूछा। टेबल पर कई युवा लोग बैठे थे जिन्हें उनके परिवार के मुखिया अनुभव प्राप्त करने के लिए लाए थे। भाई ली के नाम से संबोधित युवक असमंजस में दिख रहा था। मुझे नहीं पता, वह मेरे लिए अपरिचित है, हमने उसे पहले कभी नहीं देखा। अध्याय 165। भाई ली, क्या आप इस युवक को नहीं पहचानते? कीडियन तलवार संप्रदाय के कई शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। सचमुच, हम उसे पहचानते नहीं हैं, हमने इस युवक को पहली बार देखा है, दूसरे युवक ने सिर हिलाते हुए कहा। सच कहें तो वे भी उतने ही आश्चर्यचकित थे। लू किंग का चेहरा न केवल अपरिचित था बल्कि उसकी आभा भी काफी साधारण थी। तो फिर उनके बड़ों ने उन्हें देखकर इतना आदर क्यों दिखाया? यह एक ऐसा दृश्य था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तेज बुद्धि वाले लोगों के दिमाग में अचानक कुछ आया और वे चौंक गए। हालांकि उन्होंने ये पुष्टि करने में संकोच किया। क्या यह वही युवा नायक हो सकता है जिसकी इन दिनों चर्चा हो रही है, जिसने शहर के द्वार पर हुए युद्ध में एक मार्शल आर्ट मास्टर को सीधे मुकाबले में हराया था? ये याद आने पर बाकी लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी। हाँ, यह वही होना चाहिए, अन्यथा इतने सारे मार्शल आर्ट विशेषज्ञ इतने श्रद्धावान और भयभीत कैसे हो सकते हैं? लू किंग के अपेक्षाकृत युवा चेहरे को देखकर युवाओं के एक समूह के दिलों में एक सिहरन सी दौड़ गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने पहले इस बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उनके बड़ों ने इस मामले का जिक्र करते समय अस्पष्ट बातें कही थीं और उस व्यक्ति को केवल एक युवा नायक के रूप में संदर्भित किया था। उन्होंने अनुमान लगाया था कि यह व्यक्ति कम से कम उनकी उम्र का होगा, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना छोटा होगा। क्या आप लोग कह रहे हैं कि इस युवक ने मार्शल आर्ट के उस्ताद को हरा दिया? आप लोग मजाक कर रहे होंगे, है ना? ये सुनकर कीडियन तलवार संप्रदाय के सभी शिष्य अविश्वास भरी नजरों से देखने लगे। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। इन लोगों ने जो कहा वह सरासर अपमानजनक था। क्या एक किशोर आंतरिक अंगों के क्षेत्र के शिखर पर एक मार्शल आर्ट मास्टर को हरा सकता है? कितना बेतुका है एक किशोर मार्शल आर्ट्स मास्टर। इस सुदूर कैंग काउंटी की तो बात ही छोड़िए, लेकिन सबसे समृद्ध और प्रतिभाशाली झोंकझोंक में भी ऐसा व्यक्ति दुर्लभ ही होगा। केवल शीर्ष श्रेष्ठ संप्रदाय ही इस तरह की असाधारण प्रतिभा को विकसित करने में सक्षम हो सकते हैं। कैंग काउंटी जैसी जगह से ऐसी प्रतिभा कैसे पैदा हो सकती है? भाई झाओ, हमें पता है कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ये सचमुच सच है। अगर हम गलत नहीं हैं, तो ये युवक संभवतः वही है जिसने हाल ही में वेई परिवार की जान बचाई थी। इसके साथ ही कई प्रतिष्ठित युवकों ने हाल के दिनों की घटनाओं का वर्णन किया। कुछ देर बातचीत करने के बाद सभी को पता चल गया कि विशिष्ट स्वभाव वाले ये युवक वेई परिवार के सबसे बड़े बेटे के सहपाठी थे, जो जिझोउ के एक प्रमुख संप्रदाय से संबंधित थे। ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से संबंध बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने काउंटी में हाल की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। ये सुनकर कीडियन तलवार संप्रदाय के शिष्य और भी अधिक असमंजस में पड़ गए। यहाँ आते समय उन्होंने तियान कांग संप्रदाय द्वारा वेई परिवार पर आक्रमण करने की अफवाहें सुनी थीं, लेकिन बाद में उन्होंने जो कहानी सुनी वह और भी ज्यादा बेतुकी लगने लगी। विशेषकर वह भाग जिसमें एक युवक ने टेंडन और बोन्स क्षेत्र की परिपूर्ण साधना से एक मार्शल आर्ट मास्टर को पराजित किया। ऐसा कैसे हो सकता है? यह न केवल बेतुका था बल्कि पूरी तरह से बकवास था। टेंडन और बोन्स का क्षेत्र कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह मार्शल आर्ट के उस्ताद का मुकाबला नहीं कर सकता था। उनकी साधना और उनके स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। यदि वे सचमुच लड़ते तो टेंडन्स एंड बोन्स दायरे का परिणाम हार के अलावा और कुछ नहीं होता। कीडियन तलवार संप्रदाय के शिष्य, जो एक प्रमुख संप्रदाय से आते थे और स्वयं टेंडन और बोन्स क्षेत्र में थे, ने मार्शल आर्ट के उस्तादों की लड़ाइयों को कई बार देखा था। वे इस बात से भलीभांति परिचित थे कि टेंडन और बोन्स क्षेत्र और मार्शल आर्ट के उस्तादों के बीच कितना बड़ा अंतर था। यह एक ऐसी खाई थी जिसे केवल मार्शल तकनीकों से पाटा नहीं जा सकता था। यह कोई छोटी जगह ही होगी जहाँ ऐसी मामूली अफवाहें भी फैल सकती हैं। यहाँ मार्शल आर्ट का ज्ञान बेहद कम है। तुरंत ही कीडियन तलवार संप्रदाय के शिष्यों ने अपना स्वयं का निर्णय ले लिया। उनका मानना था कि पहले दिए गए बयान सरासर बकवास थे। ये कुलीन युवक या तो भोले भाले रहे होंगे या फिर ध्यान आकर्षित करने के लिए डींगे मार रहे होंगे। हालांकि अपनी अवहेलना के बावजूद कीडियन तलवार संप्रदाय के शिष्यों ने अपना संयम बनाए रखा और इसे प्रदर्शित नहीं किया। वे स्थानीय कुलीन पुत्रों के साथ विनम्रतापूर्वक बातचीत करते रहे। उनके मन में उठने वाले उपहास के बारे में तो केवल वे ही जानते थे। काउंटी मजिस्ट्रेट लॉर्ड जियू यहाँ उपस्थित हैं। इसी समय बाहर से द्वारपाल की घोषणा सुनाई दी। आंगन में मौजूद मेहमान एक बार फिर शोर मचाने लगे। सभी बाहर की ओर देखने लगे। जल्द ही उन्होंने काउंटी मजिस्ट्रेट और रहस्यमय लॉर्ड जियुए को वेई दाजोंगुआन के नेतृत्व में आते देखा। काउंटी मजिस्ट्रेट लॉर्ड जियू, कृपया यहाँ बैठिए। वेई दाजोंगुआन ने विनम्रतापूर्वक उन्हें उस मेज की ओर निर्देशित किया जहाँ लू किंग बैठे थे। युवा मास्टर लू, हम फिर मिलेंगे। काउंटी मजिस्ट्रेट ने पंखा झुलाया और मुस्कुराया। हाँ, पिछली बार आपके साथ शराब न पी पाने का मुझे अफसोस था।
आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। लू किंग भी मुस्कुराई। काउंटी मजिस्ट्रेट की मुस्कान सख्त हो गई। उसके बगल में सादे कपड़ों में खड़ा युवक लू किंग के विनम्र व्यवहार को देखकर अनजाने में अपने होंठ सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। उन्हें उस युवक की बातें काफी मनोरंजक लगीं। चुपके से उसने अपने दोस्त को एक नर्म कील से टकराने पर मजबूर कर दिया। काउंटी मजिस्ट्रेट द्वारा लू किंग से बातचीत करने का प्रयास विफल होने के बाद वह उनके सामने बैठ गया और अकेले ही शराब पीने लगा। लू किंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी और शांति से बैठी रही। इस काउंटी मजिस्ट्रेट के लिए लू किंग को न तो पसंद थी और न ही नापसंद, बस एक सहज घृणा थी। इसलिए उनके बीच किसी भी प्रकार का संपर्क न होना ही उनके लिए सबसे अच्छा था। हालांकि इससे मेज पर बैठे अन्य लोग कुछ असहज हो गए। माँ परिवार के मुखिया ने लू किंग और काउंटी मजिस्ट्रेट के बीच सूक्ष्म मतभेद को भलीभांति भांप लिया था। दुर्भाग्यवश वह महत्वहीन था, इसलिए उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, बस चुपचाप बैठा रहा, अपनी उपस्थिति को कम करने की कोशिश करता रहा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर a.net वेबसाइट खोजें। जहां तक सादे कपड़ों वाले युवक की बात है, स्वभाव से कम बोलने वाला होने के कारण वह व्यर्थ की बातचीत में शामिल नहीं होता। कुछ देर के लिए सबसे महत्वपूर्ण मेज पर रहस्यमय सन्नाटा छा गया। सौभाग्यवश कुछ ही देर में सभी मेहमान आ गए। वेई शिंघे और उनकी पत्नी मागू और अन्य मुख्य पात्रों के साथ भीतरी आंगन से बाहर आ गए। वेई दाजोंगुआन की एक जोरदार आवाज के साथ प्रशिक्षुता समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। इस प्रक्रिया के बारे में ज्यादा कुछ कहने को नहीं था। हालांकि इसमें कई चरण थे, लेकिन मागू के थोड़े घबराए हुए चेहरे के भाव को छोड़कर सब कुछ सुचारू रूप से चला। जब वेई जियान ने घुटने टेककर कई बार प्रणाम किया और फिर मागू को चाय पेश की, जिसे मागू ने पिया, तब जाकर प्रशिक्षुता समारोह सही मायने में संपन्न हुआ। वहां मौजूद सभी बलों को पता था कि यह मामला सुलझ चुका है और इसे अब बदला नहीं जा सकता। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वेई परिवार वास्तव में वेई जियान को मागू के अधीन प्रशिक्षु के रूप में रखेगा। उन्हें लगा था कि शायद इसके पीछे कोई गुप्त उद्देश्य हो सकता है। माँ परिवार का मुखिया अत्यंत प्रसन्न हुआ। इतने सारे गवाहों की मौजूदगी में मागू और वेई जियान के बीच गुरु शिष्य का संबंध अब मजबूती से स्थापित हो गया था। अब से मागू वेई परिवार के युवा स्वामी के निजी शिक्षक बन गए और उनकी शिक्षा के लिए जिम्मेदार थे। इसी प्रकार उन्हें वेई जियान को अनुशासित करने का भी अधिकार था। भविष्य में शादी से जुड़े मामलों में भी अगर मागू चाहे तो उसकी राय ली जा सकती है। वेई परिवार के युवा स्वामी को अच्छे गुरु मिलने पर हार्दिक बधाई और माँ गुरु को उत्तम शिष्य प्राप्त होने पर बधाई। एक गोरे और गोल मटोल अतिथि ने खड़े होकर जोर से बधाई देते हुए कहा, मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा उपहार है, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाओं का प्रतीक। कृपया इसे स्वीकार करें, युवा स्वामी। मेहमान पहले तो हैरान रह गए, फिर उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने चुपके से उस बूढ़े लोमड़ी को कोसना शुरू कर दिया। प्रवेश के समय उन्हें उपहार दिए गए थे। किसने सोचा था कि कोई इस तरह की चाल चलेगा? वेई शिंघे के सामने उपहार प्रस्तुत करने से निश्चित रूप से गहरा प्रभाव पड़ेगा। यदि वे प्रसन्न हुए तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। मास्टर कियान, आपके पास ऐसा कौन सा खजाना है जिसे आपको मास्टर वेई के सामने पेश करने की जरूरत है? किसी ने मजाक में कहा, लेकिन वाकई सभी लोग उत्सुक थे। ऐसा कौन सा उपहार था जिसने आमतौर पर चतुर माने जाने वाले मास्टर कियान को इसे सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने का इतना आत्मविश्वास दिया, ये जानते हुए कि इतने सारे लोगों के सामने यदि उपहार पर्याप्त रूप से विशेष नहीं था तो ये दिखावा नहीं होगा बल्कि स्वयं को मूर्ख साबित करना होगा। ये तो बस एक छोटी सी बात है, लेकिन मुझे यकीन है कि छोटे मालिक को ये पसंद आएगी। मास्टर कियान ने 1 फुट लंबी नाजुक लकड़ी की पेटी को हाथ में पकड़े हुए चापलूसी भरी मुस्कान के साथ आगे कदम बढ़ाया। सच में, यह क्या है? लकड़ी के बक्से को देखते हुए वेई जियान की जिज्ञासा बढ़ गई। मास्टर कियान द्वारा जगाई गई जिज्ञासा के कारण सभी की निगाहें उस डिब्बे पर टिक गईं। लू किंग भी इसका अपवाद नहीं था। हालांकि जब उसने मास्टर कियान पर ध्यान केंद्रित किया तो उसके हृदय में सहज रूप से एक चेतावनी उत्पन्न हुई, जिससे उसने अवचेतन रूप से अपनी क्षमता को सक्रिय कर लिया। तुरंत ही उनके चेहरे के भाव बदल गए। उसने जल्दबाजी में चिल्लाकर कहा, युवक स्वामी, सावधान रहें। उस चीख को सुनकर सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला वेई जियान नहीं बल्कि मास्टर कियान थे। उनकी मनमोहक मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक ठंडा और गंभीर चेहरा आ गया। टकराना, लकड़ी का बक्सा टूट गया और उसके अंदर की चीजें दिखाई देने लगीं। यह एक तेज, काली, छोटी तलवार थी जिसमें ठंडी रोशनी की एक झलक थी और ब्लेड पर खून का धब्बा था। उसी समय मास्टर कियान से एक शक्तिशाली और भयावह आभा निकली, जिसने सभी के मनोबल को गिरा दिया। छोटी तलवार को पकड़ते हुए उसकी अपार शक्ति ने उसके पैरों तले पड़े नीले पत्थर को चकनाचूर कर दिया और वह धनुष से निकले तीर की तरह वेई जियान की ओर झपटा। अध्याय 166। इस अचानक हुए बदलाव ने सभी को चौंका दिया। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि आमतौर पर मिलनसार और विवेकशील कियान परिवार के मुखिया अचानक ऐसा उन्मादी कदम उठाएंगे। क्या ये बूढ़ा आदमी पागल हो गया है? सभी मेहमानों के मन में सबसे पहले यही विचार आया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कियान परिवार के मुखिया से निकलने वाली आभा बहुत ही शक्तिशाली और भयानक थी। वह अत्यधिक ठंड किसी के भी दिल को जमा देने में सक्षम प्रतीत हो रही थी, जिससे सभी मेहमान अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। उनके अंग अकड़ गए और लगभग हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। अच्छा नहीं है, यहाँ तक कि मार्शल ग्रैंडमास्टर वेई शिंघे को भी अपने दिमाग में क्षणिक ठहराव का अनुभव हुआ और उनकी प्रतिक्रिया कई धड़कन धीमी हो गई। वह भयभीत हो गया और असहाय होकर देखता रहा, क्योंकि कियान परिवार के मुखिया, जो अपार आभा से भर उठे थे, क्रोध से आंखें फाड़कर वेई जियान की ओर झपटे।
दिव्य कंपन तकनीक, रक्त तलवार, सेवन किल टावर हत्यारा। साधारण कपड़ों में मौजूद युवक अचानक खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर सदमे के भाव थे। उसके पास एक ऐसा पंथीय खजाना था जो उसे दिव्य कंपन तकनीक से बचाता था, लेकिन बहुत दूर होने के कारण वह केवल देख और आहें भर सकता था, समय पर बचाव करने में असमर्थ था। रुको, लू जियाओलिंगजुन कहाँ है? जैसे ही सादे कपड़ों में मौजूद युवक ने आह भरना शुरू किया, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। लू किंग, जो उसकी मेज पर बैठी थी, अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन अगले ही पल उसे पता चल गया कि लू किंग कहाँ गई है। अस्थायी मंच पर वेई जियान और मागो दोनों ही कियान परिवार के मुखिया की ठंडी आभा से पहले ही स्थिर हो चुके थे। ठंडे अंगों के साथ वेई जियान को अपने दिल से एक अंतहीन ठंड उठती हुई महसूस हुई। प्रतिद्वंद्वी को अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर भी उसका शरीर पूरी तरह से स्थिर था। उसके पीछे मागो की भी यही हालत थी। कियान परिवार के मुखिया की आभा इतनी भयावह थी कि ऐसा प्रतीत होता था मानो उसमें कोई अजीब शक्ति हो जो किसी के विचारों को जमा देने और उन्हें हिलने डुलने में असमर्थ बना देने में सक्षम हो। पलक झपकते ही कियान परिवार के मुखिया वेई जियान के सामने आ गए। गहरी ठंडी आंखों से, किसी भी भावना से रहित, जैसे कोई मृत्यु देवता अथाह गहराई से बाहर निकल रहा हो। उसने अपनी तलवार वेई जियान के दिल की ओर बढ़ा दी। उसके द्वारा उत्सर्जित आभा के साथ यदि यह तलवार सही जगह पर लगती तो अवतरित देवता को भी वेई जियान को बचाने में संघर्ष करना पड़ता। हालांकि जैसे ही छोटी तलवार वेई जियान के दिल को भेदने वाली थी, अचानक कहीं से एक तेज हवा के झोंके से उड़ता हुआ एक चाय का कप उस छोटी तलवार से टकरा गया। टकराना, छोटी तलवार के किनारे से टकराते ही चाय का प्याला तुरंत चकनाचूर हो गया, लेकिन इसके भीतर निहित सारी शक्ति तलवार में समाहित हो गई। बल इतना जबरदस्त था कि कियान परिवार के मुखिया की ताकत होने के बावजूद उनकी बांह कांपने लगी। वे छोटी तलवार को पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ थे, जिससे वह अपने मार्ग से भटक गई। स्विश, खून की एक लकीर छिटक गई। छोटी तलवार अपने लक्ष्य से चूक गई और केवल वेई जियान की बांह को छूकर निकल गई। दूर हो जाओ। उसी समय एक भयंकर बाघ की दहाड़ सुनाई दी और लू किंग की आकृति मंच पर प्रकट हुई। अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में भींचकर उसका पूरा शरीर ची और रक्त से भर गया, जिससे एक अत्यंत शक्तिशाली आभा उत्पन्न हुई और उसने कियान परिवार के मुखिया के बगल में मुक्का मारा। क्या? कियान परिवार के मुखिया की मृत आंखों में आश्चर्य का एक अंश दिखाई दिया, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई उनकी दिव्य कंपन तकनीक के तहत इतनी जल्दी प्रतिक्रिया कर सकता है। लेकिन वह जानता था कि मौका हाथ से निकल चुका है। अगर वह कार्रवाई जारी रखता, भले ही वह वेई जियान को जबरदस्ती मार डालता, तो वेई शिंगे और अन्य लोगों की प्रतिक्रिया होने पर वह बच नहीं पाता। पलक झपकते ही कियान परिवार के मुखिया ने एक निर्णय लिया। वह घूमकर पलटा और हथेली आगे बढ़ाकर लू किंग की मुट्ठी से टकराया। वाह! उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल FIRNAT वेबसाइट खोजें। मुक्के और हथेलियां टकराईं, ऊर्जा का विस्फोट हुआ, मंच हिल गया। जल्दबाजी में की गई प्रतिक्रिया में कियान परिवार के मुखिया की ताकत लू किंग की गति के सामने कुछ भी नहीं थी। वह मोटा ताज़ा शरीर हवा में उछलकर पास की दीवार से टकरा गया। भागने की कोशिश कर रहे हो? हालांकि लू किंग को तुरंत ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई। झड़प के दौरान प्रतिद्वंद्वी ने अपनी मुट्ठी की ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक परिष्कृत बचाव तकनीक का प्रयोग किया और बच निकला। बिना सोचे समझे लू किंग ने अपने पैरों से धक्का दिया और दीवार में बने छेद से होते हुए अंदर घुस गया। जियो यान की रक्षा करो। इसके साथ ही लू किंग की आकृति गायब हो गई, जिससे मेहमान सदमे में आकर उसे देखते रह गए। कियान परिवार के मुखिया की ऊर्जा और रक्त के विस्फोट से लेकर लू किंग द्वारा वेई जियान को बचाने और कियान परिवार के मुखिया को मुक्का मारकर दूर धकेलने तक, ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। कई मेहमानों को प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिला था कि लू किंग उनके पीछे दौड़ पड़ी थी। लेकिन उस संक्षिप्त क्षण में उन दोनों द्वारा उत्सर्जित शक्तिशाली आभाओं ने सभी के दिलों को झकझोर दिया, विशेषकर किंग्यून तलवार संप्रदाय के शिष्य जो अविश्वास से भरे हुए थे। इसी क्षण श्रीमती वेई की घबराहट भरी चीख सुनाई दी। सभी ने तुरंत उधर देखा तो पाया कि मागो ने वेई जियान को पकड़ रखा था और उसके चारों ओर वेई शिंगे, उसकी पत्नी और वेई जिहाओ मौजूद थे। सभी चिंतित दिख रहे थे। वेई जियान की बात करें तो वह अपनी घायल बांह को पकड़े हुए था, उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर उदासी की एक लकीर दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। तलवार पर जहर लगा है। सभी लोग तुरंत चौंक गए और कारण का अनुमान लगाने लगे। उनके दिल भय से भर गए थे। उस तलवार पर किस तरह का जहर था? वेई शियाओगोंगजी को बस कुछ ही सांसों की चोट लगी थी, फिर भी वह जहर के कारण बेहोश हो गया। वेई परिवार के मुखिया शियाओगोंगजी की बांह पर मौजूद AQ पॉइंट्स को तुरंत सील कर दें ताकि खून वापस उसके दिल तक न पहुंचे। वह आदमी 7 किल टावर का हत्यारा है और उसने जो जहर इस्तेमाल किया है वह ब्लड फिएंट पॉइजन है। अगर खून का जहर दिल तक पहुंच गया तो बहुत देर हो जाएगी। साधारण कपड़ों में मौजूद युवक की आवाज सुनाई दी और वह भी मंच पर प्रकट हुआ। 7 किल टावर। इस नाम को सुनकर अधिकांश मेहमान भ्रमित हो गए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि यह किस प्रकार की शक्ति है। केवल कुछ ही किंग्यून तलवार संप्रदाय के शिष्य, जो प्रमुख संप्रदायों से थे, सदमे और भय से कांप उठे। ये सुनकर वेई शिंगे को जरा भी संदेह नहीं हुआ और उसने तुरंत वेई जियान की बांह पर स्थित AQ पॉइंट्स को सील कर दिया। हालांकि रक्त प्रवाह को रोकने के बाद भी वेई जियान के चेहरे पर छाई काली छाया में ज्यादा कमी नहीं आई और उसकी हालत अभी भी बहुत गंभीर थी।
मास्टर जी युए, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? वेई शिंगे जानती थी कि सादे कपड़ों में मौजूद युवक जानकार है और उसने तुरंत उससे सवाल पूछा। मेरे पास जहर का एक विषनाशक है, शियाओ गोंगजी इसे ले ले, इससे जहर का असर अस्थायी रूप से कम हो जाएगा। साधारण कपड़ों में मौजूद युवक ने एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और उसमें से एक गोली निकाली। धन्यवाद मास्टर जेडयू। वेई शिंगे ने गोली ली। वेई जियान का मुंह जबरदस्ती खोला और उसे पानी के साथ गोली निगलने के लिए मजबूर किया। गोली का असर जल्दी ही दिखने लगा, जिससे वेई जियान के चेहरे पर फैल रहे कालेपन की गति काफी धीमी हो गई, लेकिन ये स्पष्ट था कि उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ था और उन्हें होश नहीं आया था। मास्टर जी युए, ऐसा क्यों हो रहा है? ये देखकर श्रीमती वेई बेहद चिंतित हो गईं और दुखी स्वर में पूछा। मैडम वेई, मेरी गोली की भी एक सीमा है। सादे कपड़ों में मौजूद युवक ने आह भरी। उस हत्यारे ने कुख्यात रक्त राक्षस विष का प्रयोग किया। यह विष सेवन किल टावर का एक गुप्त रहस्य है, अत्यंत घातक है और कई प्रकार के ज्वलनशील विषों से बना है। संक्रमित होने पर एक मार्शल ग्रैंडमास्टर को भी इसे बेअसर करने में कठिनाई होगी। तो हमारा एयर यह है। ये सुनकर श्रीमती वेई फूट फूट कर रोने लगीं। मेहमान भी उतने ही भयभीत थे। उन्होंने पहली बार इतने भयानक जहर के बारे में सुना था, जो एक मार्शल ग्रैंडमास्टर को भी चुनौती देने में सक्षम था। वेई शिंगे का दिमाग भी सुन्न पड़ गया, लेकिन एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ होने के नाते वह जल्दी ही शांत हो गया। मास्टर जी युए, क्या उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है? मेरी विषनाशक गोली केवल आधे घंटे के लिए रक्त दानव विष को दबा सकती है। इस दौरान यदि आप किसी प्रसिद्ध चिकित्सक को ढूंढ सकें तो शायद उसे विषमुक्त करने का मौका मिल जाए। क्या बूढ़ा डॉक्टर चेन हवेली में नहीं है? उनसे मदद क्यों न मांगें? साधारण कपड़ों में मौजूद युवक ने उत्सुकता से पूछा। उस डॉक्टर के चिकित्सा कौशल और उसके दिव्य क्षेत्र को देखते हुए वह ब्लड फिएंड पॉइजन से निपटने में सक्षम होना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से वेई शिंगे के चेहरे पर कड़वाहट झलक रही थी। मास्टर जी युए, आपको जानकारी नहीं है, आज सुबह भोज के कारण पूर्वज को हवेली में बहुत शोर लग रहा था, इसलिए उन्होंने बूढ़े डॉक्टर चेन को पहाड़ों से जड़ी बूटियां लाने के लिए आमंत्रित किया। वे शायद अभी रास्ते में ही होंगे, अन्यथा इतनी अफरा तफरी में यह उन दोनों की नजरों से कैसे बच सकता था? लेकिन उनकी रफ्तार को देखते हुए कौन जानता था कि वे कितनी दूर चले गए होंगे। यहाँ तक कि किसी को उन्हें ढूंढने के लिए भेजने से भी वे आधे घंटे में वापस नहीं आ पाते। क्या ऐसा है? तो मेरे पास इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। सादे कपड़ों में मौजूद युवक ने आह भरी। क्या ये सचमुच भाग्य है? इस समय वेई शिंगे भी निराशा से अभिभूत हो गया। हालांकि शहर में डॉक्टर थे, लेकिन कोई भी साधारण डॉक्टर उस जहर का इलाज नहीं कर सकता था जिसके खिलाफ मास्टर जी युए भी असहाय थे। दुर्भाग्यवश बूढ़े डॉक्टर चेन और पूर्वज हवेली में नहीं थे। क्या एयर के भाग्य में यही लिखा था कि उसे इस विपत्ति का सामना करना पड़ेगा? लू शियालांगजुन। इस समय मागो अचानक चिल्लाई, कुलपति वेई, जल्दी से लू शियालांगजुन को वापस बुलाए। वह चिकित्सा जानता है और जियान को बचा सकता है। जी हाँ, जल्दी से लू शियालांगजुन को बुलाओ। श्रीमती वेई को भी एहसास हुआ, जब मैं घायल हुई थी तब लू शियालांगजुन ने ही मेरा इलाज किया था। उनके पास जरूर कोई तरीका होगा। श्रीमती वेई को याद आया कि उनकी चोट, जो लगभग मृत्यु भी एयर की वर्तमान स्थिति से बेहतर नहीं थी, लेकिन लू किम के इलाज के बाद वह महज आधे दिन में चलने में सक्षम हो गई। अगर वह यहाँ होते तो उनके पास निश्चित रूप से कोई समाधान होता। लेकिन पिताजी, लू शियालांगजुन उस हत्यारे का पीछा कर रहा है। हमारे कौशल के साथ हम शायद उनकी गति का मुकाबला न कर पाएं। वेई जिहाओ ने शर्मिंदा होकर कहा। आह हाय, जाओ और लू शियालांगजुन को वापस लाओ। उसे बताओ कि जियान की हालत गंभीर है, केवल वही उसे बचा सकता है। वेई शिंगे ने तुरंत आदेश दिया। वहां मौजूद लोगों में से केवल कुछ ही लोगों को लू किंग और हत्यारे से मिलने का मौका मिला। काउंटी मजिस्ट्रेट और सादे कपड़ों में मौजूद युवक उसके नियंत्रण से बाहर थे और वह वहां से जा नहीं सकता था। एकमात्र उम्मीद आंतरिक अंगों के क्षेत्र के मुख्य प्रबंधक पर टिकी थी। हाँ मास्टर। मुख्य सुरक्षाकर्मी ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत दीवार में बने छेद से अंदर घुसकर पीछा करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि 2 कदम चलने से पहले ही उसे अचानक हवा का तेज झोंका सुनाई दिया। एक जोरदार धमाके के साथ दीवार के बाहर से एक आकृति अंदर की ओर उड़ती हुई आई और जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ी। फिर ऊपर से लू किंग की शांत आवाज सुनाई दी। मैंने तुमसे कहा था, तुम बच नहीं सकते। सभी ने ऊपर देखा तो लू किंग दीवार पर खड़ी थी और जमीन पर मुड़े हुए अंगों के साथ और खून से लथपथ। वह कियान परिवार के मुखिया के अलावा और कौन हो सकता था? अध्याय 167। कियान परिवार का मुखिया जमीन पर लेटा हुआ था, लू किंग की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि 7 किलर्स टावर के एक शीर्ष हत्यारे के रूप में वह इतने कम उम्र के लड़के से हार जाएगा। इसके अलावा यह एक पूर्ण और स्पष्ट हार थी, जिसमें पलटवार करने का जरा सा भी मौका नहीं था। उसने वर्षों तक जिन युद्ध तकनीकों को निखारा था, वे लू किंग के सामने पूरी तरह से बेकार साबित हुई और बुरी तरह से विफल हो गईं। उसकी अथाह, अजगर जैसी, बाघ जैसी मुट्ठी की शक्ति भयावह थी। इसने चारों दिशाओं को घेर लिया, सब कुछ बंद कर दिया। उसकी छुपकर भागने की तकनीकों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novemberalf.ir.net वेबसाइट खोजें। वह चाहे जिस भी दिशा में भागे, उसे अंततः मूके की ताकत से घेर लिया जाएगा। लू किंग के सामने कियान परिवार के मुखिया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई हो और उसके पास बचने का कोई रास्ता न हो। ये किस प्रकार का राक्षस था? कियान परिवार के मुखिया के दिल में थोड़ा सा डर पैदा हो गया।
कियान परिवार के मुखिया को मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा देखकर और फिर लू किंग को दीवार पर शान से खड़े देखकर सभी मेहमान पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। चाहे ये कियान परिवार का मुखिया असली था या नकली, उसने पहले जो भयावह गति प्रदर्शित की थी वह वास्तविक थी। सभी का अनुमान था कि भले ही वह मार्शल ग्रैंडमास्टर के स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन वह उससे बहुत दूर भी नहीं था। उनकी तलवारबाजी और चलने फिरने की तकनीक भी असाधारण थी। वहां मौजूद लोगों में वेई शिंगे और सादे कपड़ों में मौजूद युवक को छोड़कर किसी ने भी ये दावा करने की हिम्मत नहीं की कि वे उसके एक भी वार का सामना कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उनके पास एक रहस्यमय तकनीक भी थी जो एक ग्रैंडमास्टर के दिमाग को भी झकझोर देने में सक्षम थी। इतना शक्तिशाली हत्यारा लू किंग के पीछा करने से बच नहीं सका और आसानी से पकड़ा गया। हत्यारे के भागने से लेकर लू किंग की वापसी तक बस कुछ ही पल बीते थे, है ना? मेहमानों ने महसूस किया कि पिछले शहर के द्वार पर हुए युद्ध की तुलना में लू किंग की ताकत में काफी सुधार हुआ था। युवा गुरुजी का क्या हुआ? लू किंग ने मेहमानों की विस्मयकारी निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। उसकी पहली नजर में ही बेहोश पड़े वेई जियान का चेहरा असामान्य लग रहा था। लू शियालांगजुन, तुम बिल्कुल सही समय पर वापस आए। इस दुष्ट की तलवार जहरीली है। एर घायल हो गया है और जहर उसके शरीर में फैल गया है, जिससे वह बेहोश हो गया है। जी युए ने बताया कि इस जहर को रक्त दानव जहर कहते हैं, जो बेहद घातक है। कृपया लू शियालांगजुन, एर को बचाओ। लू किंग को वापस देखकर श्रीमती वेई अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने जल्दी से विनती की, मुझे देखने दो। ये सुनकर लू किंग तुरंत मंच पर चली गई। देरी करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मास्टर वेई, कृपया उस हत्यारे पर नजर रखें। मैंने उसके हाथ पैर तोड़ दिए हैं और उसका जबड़ा उखाड़ दिया है, इसलिए उससे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ये कहने के बाद उसने अपनी क्षमता को सक्रिय किया और वेई जियान की ओर देखा। उसने वेई जियान के शरीर से एक धूसर रंग उभरता हुआ देखा। वेई जियान, वेई परिवार के युवा स्वामी, कुलीन स्थिति, दृढ़ निश्चयी और हंसमुख व्यक्तित्व। साधना, जन्मोत्तर ऊर्जा और रक्त क्षेत्र का प्रारंभिक चरण। 7 किलर्स टॉवर से ब्लड फिएंट पॉइजन द्वारा जहर से ग्रसित, गंभीर हालत में, जीवन खतरे में। ये वास्तव में ब्लड फिएंट पॉइजन था। स्थिति की गंभीरता को जानते हुए लू किंग का दिल घबरा गया। उसने झटपट अपनी बाहों से एक छोटा लकड़ी का डिब्बा निकाला, उसे खोला और उसमें से एक जेड की बोतल और एक सुई की थैली निकाली। सबसे पहले उसने जेड की बोतल खोली और उसमें से औषधीय तरल की कुछ बूंदें वेई जियान के मुंह में डाली। फिर उसने वेई जियान के ऊपरी वस्त्र उतार दिए और तेजी से 10 से अधिक चांदी की सुइयां चुभो दी। एक्यूपंक्चर का उपयोग करके औषधीय शक्ति को उत्तेजित करने में मदद की। ये दृश्य देखकर कियान परिवार के मुखिया ने अपनी आंखों में उपहास का भाव दिखाया। उनके 7 किलर्स टॉवर के ब्लड फिएंट पॉइजन का समाधान इतनी आसानी से नहीं हुआ। ये लड़का वाकई अपनी क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा आंक रहा था। दुर्भाग्यवश उसका जबड़ा अपनी जगह से हट गया था, जिसके कारण वह बोल नहीं पा रहा था, अन्यथा वह उनका मजाक उड़ाता। कियान परिवार के मुखिया ने उम्मीद भरी निगाहों से देखा। घेराबंदी से बचने के अलावा उसके इतनी जल्दी और निर्णायक रूप से चले जाने का कारण ये भी था कि वेई जियान को उसके ब्लड फिएंट पॉइजन से जहर दिया गया था, जिससे उसकी लगभग निश्चित मृत्यु हो गई थी। ब्लड फिएंट का जहर भयानक था, यहाँ तक कि उनका अपना एंटीडोट भी सेवन के 1/4 घंटे के भीतर ही प्रभावी होता था। उसके बाद पीड़ित को बचाने की लगभग कोई उम्मीद नहीं थी। वह हत्या करने के दृढ़ संकल्प के साथ बिना विषनाशक दवा लिए इस हत्या के मिशन पर निकला था। वह ये देखना चाहता था कि जब वेई जियान जहर के कारण दम तोड़ देगा तो इन लोगों के चेहरों पर क्या भाव होंगे। एक हत्यारे के रूप में पकड़े जाने पर उसने अपने जीवन और मृत्यु को पहले ही दरकिनार कर दिया था। यदि वह मरने से पहले इन लोगों को शोक और निराशा में देख पाता तो यह उसके लिए बहुत संतोष की बात होती। दूसरी ओर लू किंग द्वारा एक्यूपंक्चर के पूर्ण प्रयोग के तहत पृथ्वी शिरा आत्मा तरल युक्त औषधीय तरल तेजी से घुल गया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। पृथ्वी की नस से निकलने वाले आध्यात्मिक तरल पदार्थ में अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी प्रभाव थे, जो मृतकों को जीवन में वापस लाने, मांस और हड्डियों को पुनर्जीवित करने में सक्षम थे, और इसे पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र से बहुत दूर के प्राणियों द्वारा बनाया गया था। यद्यपि इस औषधीय तरल में पृथ्वी की नस की आत्मा का तरल अत्यधिक पतला था, फिर भी इसमें 100 साल पुराने जिनसिंग को मिलाकर इसकी जीवन शक्ति को पुनः पूर्ति की गई थी। इसका उपचारात्मक प्रभाव असाधारण था। वास्तव में ये जीवन रक्षक दवा थी। इसलिए ब्लड फिएंट पॉइजन कितना भी भयानक क्यों न हो, इस जीवन रक्षक औषधि द्वारा इसे तुरंत बेअसर कर दिया जाता था। वेई जियान के चेहरे पर मौजूद काली गैस धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी हालत में तेजी से सुधार हुआ और उसका चेहरा गुलाबी हो गया। कुछ ही क्षणों बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और असमंजस में चारों ओर देखने लगा। माँ, मेरे साथ क्या हुआ? अरे, तुम जाग गए। श्रीमती वेई ने खुशी से रोते हुए उसे गले लगा लिया। वेई शिंगे ने समझाया, अभी अभी आपको जहर दिया गया था और आप लगभग बेहोश हो गए थे। लू शियालांगजुन ने आपकी जान बचाई। सच में बच गए? मेहमानों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट रूप से देख लिया था कि वेई जियान की हालत गंभीर थी। ब्लड फिएंट पॉइजन बहुत भयानक था। ये लोगों को पल भर में बेहोश कर देता था। यहाँ तक कि जी यू की एंटीडोट गोली का भी इस पर बहुत कम असर हुआ। अप्रत्याशित रूप से लू किंग ने इतने शक्तिशाली जहर को तुरंत बेअसर कर दिया। एक कहावत है, बीमारी भूस्खलन की तरह आती है, लेकिन उससे उबरना रेशम खींचने जैसा होता है। विषहरण और विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना एक ही बात है। जहर का असर तो कम हो जाता है, लेकिन विषहरण और विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना मुश्किल होता है।
फिर भी ल्यू किंग ने इसे आसानी से बेअसर कर दिया, जिससे उनके उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल का प्रदर्शन हुआ। उनकी युद्धकला की क्षमता अद्भुत थी और उनके चिकित्सा कौशल भी उतने ही प्रभावशाली थे। ल्यू किंग के अभी भी थोड़े युवा चेहरे को देखकर मेहमानों को ये युवक तेजी से रहस्यमय और गूढ़ लगने लगा। जहाँ तक कियान परिवार के मुखिया की बात है, जिन्होंने शुरू में एक अच्छा प्रदर्शन देखने की उम्मीद की थी, उनकी आंखें अब अविश्वास से भरी हुई थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस ब्लड फिएंट पॉइजन को हासिल करने के लिए उसने भारी कीमत चुकाई थी, वह इतनी आसानी से बेअसर हो गया। उसके लिए ये स्वीकार करना उससे भी ज्यादा कठिन था कि ल्यू किंग ने उसे कुछ ही क्षणों में पकड़ लिया था। दुर्भाग्यवश जबड़े के अपनी जगह से हट जाने के कारण वह बोल नहीं पा रहा था, भले ही उसे इस बात पर विश्वास न हो। वेई जियान के जागने के बाद ल्यू किंग ने उसकी दोबारा जांच की। ये देखकर कि ब्लड फिएंट पॉइजन पूरी तरह से बेअसर हो गया था और उसकी बाह पर लगा घाव ठीक हो गया था, उसने आखिरकार राहत की सांस ली। वेई शिंगे ने भी राहत की सांस ली। वेई जियान को कुछ देर तक सांत्वना देने के बाद वह कियान परिवार के मुखिया के पास पहुंचा और उसे ठंडी निगाहों से देखने लगा। तुम कौन हो और मेरे बेटे को क्यों मारना चाहते थे? कियान परिवार का असली मुखिया कहाँ है? सभी मेहमानों ने उधर देखा। वेई शिंगे मूर्ख नहीं था और स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि यह कियान परिवार का स्वामी नकली था। अन्य मेहमान भी इसे देख सकते थे। कियान परिवार का असली मुखिया उनके सामने वाले मुखिया से बिल्कुल अलग था, खासकर ताकत के मामले में। कियान परिवार के मुखिया ने वेई शिंगे को बस ठंडे भाव से देखा और कुछ नहीं कहा। उसके मुंह की असामान्य बनावट को देखकर सभी को याद आया कि ल्यू किंग ने पहले कहा था कि उसका जबड़ा अपनी जगह से हट गया था। मास्टर वेई, मैंने उसके मुंह में छिपी जहर की गोली निकाल दी है, इसलिए वह जहर खाकर आत्महत्या नहीं कर सकता। हम उसका जबड़ा ठीक कर सकते हैं, ल्यू किंग ने बगल से कहा। वेई शिंगे आगे बढ़ा और कियान परिवार के मुखिया के जबड़े को कस दिया। उसने तुरंत व्यंग्य करते हुए कहा, उसे क्यों मारूं? 7 किलर्स टावर के हत्यारे के रूप में हम बिना किसी कारण के मारते हैं। जब तक कोई इनाम की पेशकश करता है, हम राजा का सिर भी ले सकते हैं। जहां तक उस मोटे कियान परिवार के मुखिया की बात है, क्योंकि मुझे उसका रूप धारण करना पड़ा, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से उसे पहले मार डाला। सबके दिल दहला गए। उन्हें 7 किलर्स टावर के हत्यारों की दृष्टता का एहसास हुआ। मेरे बेटे की जान लेने के लिए किसने इनाम की पेशकश की? वेई शिंगे गुस्से में थी, लेकिन उसने खुद को शांत किया और सवाल पूछना जारी रखा। मुझे नहीं पता। 7 किलर्स टावर का नियम है कि हत्यारे बिना कारण पूछे ही काम लेते हैं। इनाम किसने दिया, ये सिर्फ मुख्यालय को पता होता है। मैं सिर्फ इनाम के लिए हत्या करता हूँ और किसी कारण से नहीं। ये सुनकर कियान परिवार के मुखिया भी आक्रोश से भर गए। मुख्यालय से मिली जानकारी में केवल इतना ही उल्लेख किया गया था कि वेई परिवार में आंतरिक अंगों के क्षेत्र में एक मार्शल ग्रैंडमास्टर और एक गंभीर रूप से घायल वृद्ध पूर्वज थे, लेकिन इसमें ल्यू किंग जैसे राक्षस का जिक्र नहीं था। बुद्धि में इतना बड़ा अंतर होने के कारण केवल 2 ही संभावनाएं थीं। पहला कारण ये है कि मुख्यालय ने जानबूझकर उसे गलत जानकारी दी। दूसरा, ग्राहक ने अधिक इनाम राशि का भुगतान करने से बचने के लिए जानकारी छिपा ली। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, वह बुरी तरह फंस गया था। धिक्कार है, अगर मैं इससे बच गया तो मैं पता लगाऊंगा कि मुझे किसने फंसाया। कियान परिवार के मुखिया ने मन ही मन कठोर शब्दों में अपशब्द कहे। अगर आपको कुछ नहीं पता तो फिर तुम्हें जीवित रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वेई शिंगे को कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली तो उसने गुस्से में आकर उसे मार डालने का फैसला किया। रुको मास्टर वेई। इसी क्षण सादे कपड़ों में मौजूद युवक ने वेई शिंगे को रोकते हुए कहा, क्या मैं कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? बेशक ZU। वेई शिंगे रुक गया और रास्ता बना दिया। वह सादे कपड़ों में मौजूद युवक के प्रति बहुत सम्मानजनक था। अगर उस दिन उसने बूढ़े डॉक्टर चेन और ल्यू किंग को सतर्क न किया होता तो वेई परिवार शायद पहले ही नष्ट हो चुका होता। इससे पहले उन्होंने उन्हें जियान के खून को सील करने की याद दिलाई और एक विषनाशक गोली दी, अन्यथा जियान शायद ल्यू किंग के लौटने तक जीवित नहीं रह पाता। इसलिए वेई शिंगे को स्वाभाविक रूप से इस तरह के छोटे से अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं थी। साधारण कपड़ों में वह युवक कियान परिवार के मुखिया के सामने खड़ा था, जो अब भी उसे ठंडेपन से देख रहा था, मानो जीवन और मृत्यु के प्रति उदासीन हो। हालांकि युवक के अगले शब्दों ने उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल दिया। मैंने सुना है कि 7 किलर्स टावर में अनगिनत हत्यारे हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध 36 स्वर्गीय गिरोह और 72 सांसारिक राक्षस हैं। मुझे आश्चर्य है, तुम 36 स्वर्गीय गिरोह में से कौन हो? अध्याय 168। हालांकि कियान परिवार के मुखिया के चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन वह फिर भी चुप रहे। साधारण कपड़ों में मौजूद युवक को कोई आपत्ति नहीं थी और उसने आगे कहा, ऐसी अफवाह है कि 7 किलर्स टावर के 72 सांसारिक राक्षस और 36 स्वर्गीय गिरोह के हत्यारे सभी हत्या और गुप्त तकनीकों में निपुण हैं, जो उन्हें दुर्जेय बनाते हैं। 72 सांसारिक राक्षस सभी मार्शल आर्टिस्ट हैं जो कम से कम टेंडन और बोन्स के स्तर तक पहुंच चुके हैं। वे अपनी नसों और हड्डियों को बदल सकते हैं, अपना वेश बदल सकते हैं और अलग अलग पहचान को सहजता से अपना सकते हैं, जिससे उनका पता लगाना असंभव हो जाता है। जहां तक 36 स्वर्गीय गिरोह के हत्यारों की बात है, वे और भी अधिक प्रभावशाली हैं। उनमें से प्रत्येक कम से कम आंतरिक अंगों के दायरे में है और उनके पास हत्या के विभिन्न रहस्य हैं। इसके अलावा 7 किलर्स टावर के आंतरिक अंग क्षेत्र के विशेषज्ञों को स्वर्गीय गिरोह के पद के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 समान स्तर के मार्शल आर्टिस्टों की हत्या करनी होगी। 36 स्वर्गीय गिरोह के हत्यारों को 12 ऊपरी, मध्य और निचले गिरोहों में विभाजित किया गया है।
आपकी साधना और आपके द्वारा पहले इस्तेमाल की गई दिव्य तकनीक को देखते हुए आप शीर्ष 12 गिरोहों में से एक होंगे, है ना? जैसे जैसे भीड़ सुनती गई वैसे वैसे उन्हें और अधिक आश्चर्य होता गया। 7 किलर्स टावर की शक्ति वास्तव में भयावह थी। साधारण कपड़ों में मौजूद उस युवक के अनुसार केवल 72 सांसारिक शैतान और 36 स्वर्गीय गिरोह के हत्यारे ही एक अत्यंत शक्तिशाली बल का गठन कर चुके थे। ये जानना जरूरी है कि पूरे कान काउंटी में आंतरिक अंगों के क्षेत्र के विशेषज्ञ बहुत कम थे। यह अनिश्चित है कि क्या पूरा राज्य आंतरिक अंगों के क्षेत्र के इतने सारे विशेषज्ञों को जुटा भी पाएगा। 7 किलर्स टावर की शक्ति से किसी राज्य में तबाही मचाना आसान होगा। कियान परिवार के मुखिया ने पहले तो कोई जवाब नहीं देना चाहा, लेकिन जब सादे कपड़ों में उस युवक ने बोलना शुरू किया, अंततः वह खुद को रोक नहीं सका और बोल पड़ा, हाँ, आप तियानजी टावर के शिष्य हैं। आप हमारे 7 किलर्स टावर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या तियानजी टावर हमेशा से ही पूरी तरह से तटस्थ होने और किसी भी गुटबाजी में भाग न लेने का दावा नहीं करता? क्या आपका वर्तमान व्यवहार आपके सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता? हमारा तियानजी टावर अपनी मर्जी से काम करता है। हम तुम जैसे छुपे हुए लोगों को क्यों समझाएं? सादे कपड़ों में उस युवक ने उदासीनता से कहा। हाल ही में 7 किलर्स टावर का आचरण और भी निर्दयी होता जा रहा है। वह बड़े पैमाने पर हत्याएं कर रहा है, विभिन्न संप्रदायों और राज्यों में अराजकता फैला रहा है और मानव जाति की स्थिरता को प्रभावित करने के संकेत दे रहा है। क्या आपको सच में लगता है कि कोई आपको दंडित करने की हिम्मत नहीं करेगा? हाँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। सदियों में अभूतपूर्व उथल पुथल आने वाली है। अब कौन पीछे नहीं हट रहा? क्या तुम तियानजी टावर खुद को इतना महान समझते हो? क्या मानव जाति की इस भयानक स्थिति को तुम नियंत्रित कर सकते हो? अप्रत्याशित रूप से कियान परिवार के मुखिया ने दिल खोलकर हंसा। उनके चेहरे पर उपहास का भाव था। सचमुच आपने कुछ सीखा है। साधारण कपड़ों में मौजूद युवक गंभीर दिख रहा था। आखिरकार उसे वह जानकारी मिल गई जो वह चाहता था। 7 किलर्स टावर की हालिया गतिविधियां वास्तव में एक बड़ी साजिश का हिस्सा थीं। क्या तुम तथाकथित धर्मपरायण गठबंधन सचमुच सोचते हो कि तुम एक हाथ से आकाश को ढक सकते हो? यह मत भूलो कि हमारा 7 किलर टावर भी एक सर्वोच्च संप्रदाय है जिसकी विरासत हजारों साल पुरानी है। क्या तुम सोचते हो कि तुम सूचनाओं पर एकाधिकार कर सकते हो और पहल अपने हाथ में ले सकते हो? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि दुनिया की इस बड़ी स्थिति को तुम जैसे पाखंडी नियंत्रित कर सकते हो? कियान परिवार के मुखिया को अब कोई परवाह नहीं थी और उन्होंने बिना किसी चिंता के अपने गुट की खुफिया जानकारी का खुलासा कर दिया। चूंकि वह इस बार फंस गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह दूसरों को भी अपने साथ नीचे खींचना चाहता था। साधारण कपड़ों में मौजूद उस युवक के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि वह जानता था कि स्थिति वास्तव में टावर मास्टर की भविष्यवाणी के अनुसार एक भयावह दिशा की ओर बढ़ रही है। आसपास बैठे मेहमान उन दोनों के बीच की बातचीत सुन रहे थे। सभी भ्रमित दिख रहे थे। उन्हें इसका अर्थ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। केवल लू किंग को ही अपने दिल में हलचल महसूस हुई। वह जानता था कि जिस हजारों वर्षों से चल रही उथल पुथल की वे बात कर रहे थे, वह संभवतः आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान से संबंधित थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वे शीर्ष शक्तियां वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा के उत्थान और पतन से अवगत थीं। इसके अलावा उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। कियान परिवार के मुखिया के कुछ हद तक भयावह भाव को देखकर सादे कपड़ों में मौजूद युवक चुप रहा। उसी समय उसके मन में चिंता और भी बढ़ गई। यदि वास्तव में स्थिति वैसी ही होती जैसा दूसरे पक्ष ने कहा था, तो इस दुनिया में अराजकता फैलने में ज्यादा समय नहीं लगता। मास्टर वेई, मेरे पास और कोई प्रश्न नहीं है। आप इस व्यक्ति से अपनी इच्छानुसार निपट सकते हैं। वेई शिंगे को फिर से अपने सामने ठंडे चेहरे के भावों के साथ खड़ा देखकर कियान परिवार के मुखिया को पता था कि इस बार वह सचमुच बच नहीं सकता। वह डरा हुआ नहीं था। 7 किलर्स टावर के एक शीर्ष हत्यारे के रूप में उसने अनगिनत जिंदगियों को मारकर अपने हाथों को दागदार किया था और मिशन की विफलता और मृत्यु की संभावना के लिए लंबे समय से तैयार था। हालांकि एक बात ऐसी थी जिसे उन्हें स्पष्ट करना ही था, अन्यथा उनकी मृत्यु शांति से नहीं हो पाती। तो उसने वेई शिंगे की ओर देखकर कहा, मुझे पता है कि मैं मर जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि ग्राहक कौन है, लेकिन अगर आप इस युवा मालिक से कुछ सवाल पूछ लें तो मैं आपको इस हत्या के मिशन की जानकारी दे सकता हूं, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि दुश्मन कौन है। वेई शिंगे ने लू किंग की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। लू किंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उसने उदासीनता से कहा, पूछो। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे जवाब देंगे या नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कहां से आए हैं? क्या आप 4 महान रहस्यमयी भूमियों के शिष्य हैं? कियान परिवार के स्वामी की दृष्टि में लू किंग जैसे असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति को केवल उन पौराणिक रहस्यमय स्थानों में ही प्रशिक्षित किया जा सकता था। दुर्भाग्यवश वे रहस्यमय स्थान पहुंच से बाहर थे। 7 किलर्स टावर के खुफिया नेटवर्क के बावजूद हजारों वर्षों की जांच के बाद भी वे उन्हें ढूंढ नहीं पाए थे। तारांकन उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर a.net वेबसाइट खोजें। अगर ऐसा न होता कि इन रहस्यमय स्थानों के वंशज महान परिवर्तनों के समय दुनिया की दिशा को सही करने के लिए प्रकट होते, तो लोग सोचते कि ये स्थान अस्तित्व में ही नहीं है। अप्रत्याशित रूप से लू किंग ने सीधे अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं किसी गुप्त भूमि का शिष्य नहीं हूँ। मेरे गुरु तो बस एक घुमंतु वैद्य हैं, किसी गुप्त भूमि के वंशज नहीं। गुप्त भूमि के शिष्य नहीं हो? कियान परिवार के मुखिया ने अविश्वास का भाव दिखाया, लेकिन फिर उन्हें कुछ याद आया और अचानक वे पागलों की तरह हंसने लगे। हा, अब मुझे समझ आ गया।
हमारे 7 किलर्स टावर के अभिलेखों में एक प्राचीन भविष्यवाणी है कि जब सहस्राब्दियों तक चलने वाली उथल पुथल आएगी तो दुनिया की स्थिति में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। उस समय अजगर और सांप उठेंगे, नायक उभरेंगे और असाधारण प्रतिभाएं प्रकट होंगी। सभी अवसरों के लिए होड़ करेंगे, भाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे ताकि अनंत भाग्य से धन्य चुने हुए लोग बन सकें। आप बिना किसी संप्रदाय या विद्यालय से जुड़े हुए इतनी कम उम्र में आंतरिक अंगों के क्षेत्र को प्राप्त कर सकते हैं और आपके मार्शल आर्ट कौशल मास्टर स्तर के हैं, चाहे वह मुक्केबाजी हो, पैर से लड़ना हो या तलवारबाजी हो। आप जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति निश्चित रूप से उन महान भाग्य से धन्य असाधारण प्रतिभाओं में से एक होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्वर्गीय एकांत भाग्य के बच्चे से पराजित हो जाऊंगा। यह इसके लायक है, यह इसके लायक है। कियान परिवार के मुखिया ने पागलों की तरह हंसते हुए ऐसे शब्द कहे जिससे हर कोई भावुक हो गया। कुछ देर हंसने के बाद वह शांत हो गया। मास्टर वेई, क्या आप इस हत्या मिशन की सामग्री जानना नहीं चाहते? बोलो, वेई शिंघे ने गहरी आवाज में कहा। इस बार मिशन सरल था। ग्राहक की केवल एक ही शर्त थी कि आपके सबसे प्यारे छोटे बेटे को आपके सामने मार डाला जाए ताकि आप किसी प्रियजन को खोने के हृदय विदारक दर्द का अनुभव कर सकें, किसी प्रियजन की मृत्यु की पीड़ा और दुश्मन की सफलता की खुशी को महसूस कर सकें। जहां तक इनाम की बात है, इसमें 3 गोलियां थीं जो आंतरिक अंगों के क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों को पूर्णता को समझने, आंतरिक अंगों के क्षेत्र की पूर्णता में प्रवेश करने और महारत हासिल करने की एक निश्चित संभावना प्रदान कर सकती थीं। ये सुनकर वेई शिंघे ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह ये तय नहीं कर पा रहा था कि ग्राहक कौन है, लेकिन कियान परिवार के मुखिया को अब इन बातों की परवाह नहीं की। उसने अपनी निगाहें लू किंग की ओर घुमाईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। युवा स्वामी, यद्यपि आप भाग्य और अद्वितीय प्रतिभा से धन्य हैं, फिर भी भीषण संघर्ष का युग आने वाला है। तब तक आपके समान ही कई असाधारण प्रतिभाएं भाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। मैं आपको सलाह देता हूँ, इन पाखंडियों की तथाकथित धार्मिकता से बंधे न रहें, झूठी दया और सावधानी न बरतें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप केवल किसी और के मोहरे बनकर रह जाएंगे और शतरंज की बिसात से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। इस संसार में यदि कोई अपने लिए कर्म नहीं करेगा तो उसका विनाश निश्चित है। भीषण संघर्ष के इस युग में हर चीज के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। केवल वही लोग जो वास्तव में बेईमान हैं और सब कुछ हड़प लेते हैं, उन्हें ही अंत में हंसने और दुनिया के शिखर पर खड़े होने का अधिकार है। चूंकि तुमने मुझे हराया है, मैं दिल से आशा करता हूँ कि तुम ही सर्वोच्च भाग्य को प्राप्त करोगे और मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुँचोगे। ये कहते ही कियान परिवार के स्वामी का चेहरा अचानक लाल हो गया और उनकी आभा में जबरदस्त उछाल आया। फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी जीवन शक्ति क्षीण हो गई, उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। उसने अपनी हृदय वाहिनी को स्वयं ही काट दिया था और उसकी मृत्यु हो गई। अध्याय 169। कुलपति कियान ने अपनी हृदय की नसें काट दी, जो सभी के लिए एक अप्रत्याशित कदम था। उनके अंतिम शब्दों ने भी कई लोगों के दिलों को झकझोर दिया। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि दूसरों की जान लेकर जीने वाला एक हत्यारा अपने प्रतिद्वंद्वी लू किंग के लिए अंतिम चेतावनी और सलाह छोड़ जाएगा। यहाँ तक कि लू किंग की आंखों में भी कुछ भाव झलक रहे थे जब वह चुपचाप हत्यारे के शव को निहार रहा था और विचारों में डूबा हुआ था। जैसे जैसे कुलपति कियान की आभा फीकी पड़ने लगी, उनका रूप और शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उनका मूल रूप से छोटा और मोटा शरीर धीरे धीरे फैलने और लंबा होने लगा, जिससे वे लंबे और काफी पतले हो गए। उसका चेहरा एक साधारण दिखने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति में बदल गया। इस तरह के विचित्र बदलाव ने मेहमानों को भयभीत कर दिया। मांसपेशी और हड्डी रूपांतरण तकनीक, एक गुप्त तकनीक जिसका अभ्यास 7 किल टावर के शीर्ष हत्यारों को करना पड़ता है। ये किसी को अपने शरीर और रूप को पूरी तरह से बदलने, पहचान बदलने की अनुमति देती है, जो वास्तव में भयावह है। इसी तकनीक की वजह से 7 किल टावर की हत्या की सफलता दर इतनी अधिक है, जिससे यह एक कुख्यात हत्यारा पंथ बन गया है। इसी तकनीक की बदौलत 7 किल टावर अब तक कायम है। कई शीर्ष संप्रदायों ने भी इसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। साधारण कपड़ों में मौजूद युवक ने आह भरी। मेहमानों के रोंगटे खड़े हो गए। मांसपेशियों और हड्डियों को रूपांतरित करने की यह तकनीक वास्तव में बेहद विचित्र और अस्वीकार्य है। अपना रूप पूरी तरह बदलकर हत्या करना, भला इससे कौन बचाव कर सकता है? आखिरकार इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसके 1 या 2 करीबी लोग न हों? वेई शिंघे तो और भी ज्यादा भयभीत हो गया। मास्टर जी युए, अब जब यह व्यक्ति मर चुका है तो अन एयर की भविष्य की सुरक्षा का क्या होगा? 7 किल टावर बहुत ही भयानक है। अगर उन्होंने जियान को निशाना बनाया है तो क्या उसके पास बचने का कोई रास्ता है? मास्टर वेई, कृपया निश्चिंत रहें। 7 किल टावर के नियमों के अनुसार एक बार जब कोई हत्यारा किसी मिशन को अंजाम देता है तो इनाम का भुगतान करना अनिवार्य है। यदि हत्या सफल होती है तो इनाम का 70% हत्यारे को मिलता है। यदि हत्या असफल होती है और हत्यारा मारा जाता है तो इनाम 7 किल टावर को जाता है। जब तक हत्यारा स्वयं अपनी विफलता स्वीकार नहीं करता और संप्रदाय को मुआवजा नहीं देता, तब तक 7 किल टावर इनाम वापस करने पर विचार कर सकता है। इसलिए यदि ग्राहक यंग मास्टर वेई को निशाना बनाना जारी रखना चाहता है तो उसे एक और इनाम जारी करना होगा। लेकिन इस बार तो 12 सबसे बड़े हत्यारे भी नाकाम रहे। हत्या की साजिश को जारी रखने के लिए अपेक्षित इनाम की राशि दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ग्राहक इतनी ऊंची कीमत चुकाने को तैयार होगा। साधारण कपड़ों में मौजूद युवक ने आश्वस्त किया। 7 किल टावर के दबंग स्वभाव को हर कोई समझता था। उस युवक का मतलब स्पष्ट था,
जब तक 7 किल टावर में किसी के द्वारा हत्या का इनाम घोषित किया जाता है और कोई हत्यारा उस मिशन को स्वीकार करता है, तब तक जब तक हत्यारा अपनी विफलता स्वीकार नहीं करता और क्षतिपूर्ति नहीं करता, सफलता या विफलता की परवाह किए बिना इनाम का भुगतान किया जाना चाहिए। बेशक 7 किल टावर इस तरह से काम करने की हिम्मत इसलिए करता है क्योंकि उन्हें उनका समर्थन प्राप्त है। शायद इसका कारण ये है कि जैसा कि मास्टर जी यूए ने पहले कहा था, 7 किल टावर की हत्या की सफलता दर बहुत अधिक है, जिससे उन्हें ऐसे नियम बनाने का आत्मविश्वास मिलता है। ये सुनकर वेई शिंगे को भी थोड़ी राहत मिली। 12 सबसे ताकतवर हत्यारों से भी ज्यादा ताकतवर हत्यारे को पकड़ने के लिए इनाम की राशि बहुत अधिक होनी चाहिए। ये स्पष्ट है कि इस साजिश का मुख्य सूत्रधार उसे ही निशाना बना रहा है। यदि दूसरी पार्टी इस तरह के हत्यारे को किराए पर लेने का खर्च उठा सकती थी, तो वे जियान को उकसाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से हमला करने के बजाय सीधे उसे निशाना बनाते। दूसरी ओर मुझे यंग मास्टर लू की ज्यादा चिंता है। इसी क्षण सादे कपड़ों में मौजूद युवक ने बोलना जारी रखा। सभी लोग स्तब्ध रह गए और लू किंग की ओर देखने लगे। लू किंग ने भी उधर देखा। हत्यारे के आखिरी शब्दों के अनुसार उसने खुद को स्वर्गीय एकांत कहा था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7 किल टावर के शीर्ष 12 लोगों में उसका स्थान 9वां होना चाहिए। हालांकि 7 किल टावर में अनगिनत हत्यारे हैं, लेकिन 72 सांसारिक राक्षसों और 36 स्वर्गीय सितारों की स्थिति निश्चित है। चूंकि आपने स्वर्गीय एकांत को हराकर उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, इसलिए शीर्ष 12 में 9वां स्थान अब खाली है। 7 किल टावर में 36 दिव्य तारों की स्थिति का विशेष महत्व है। अब जब उनमें से एक तारा खाली हो गया है तो यह निश्चित रूप से अन्य हत्यारों की लालची निगाहों को आकर्षित करेगा। स्वर्गीय सितारा बनने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए व्यक्ति को स्वयं को साबित करना होगा। खुद को साबित करने का सबसे तेज तरीका स्वाभाविक रूप से आपकी हत्या करना है, उस मार्शल आर्टिस्ट की जिसने स्वर्गीय एकांत को हराया था। तो मुझे लगता है कि अब 7 किल टावर के कई हत्यारे आपको चुनौती देना चाहेंगे। 7 किल टावर आपके खिलाफ आंतरिक हत्या का आदेश भी जारी कर सकता है। 7 किल टावर की हत्या की तकनीकें विचित्र और उनसे निपटना मुश्किल है। आपको सावधान रहना होगा। साधारण कपड़ों में मौजूद युवक ने गंभीरतापूर्वक चेतावनी दी। क्या ऐसा है तो क्या शियाओ यान खतरे में नहीं पड़ जाएगी? उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर fire.net वेबसाइट खोजें। ये सुनकर लू किंग का चेहरा गंभीर हो गया। अगर 7 किल टावर सचमुच उसे निशाना बनाता है तो यह वाकई परेशानी का सबब होगा। उसे अपनी जान का डर नहीं है, लेकिन उसे इस बात की चिंता है कि वे लोग शियाओ यान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 7 किल टावर को अपने ऊपर गर्व है। इसके नियमों के अनुसार स्वर्गीय सितारे के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अपनी क्षमता साबित करने के लिए आपको हत्या की तकनीकों से खुलेआम हराना होगा। यदि वे आपको धमकाने का सहारा लेकर आपको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करते हैं तो 7 किल टावर न केवल ऐसी उपलब्धियों को मान्यता नहीं देगा बल्कि दंड भी देगा। 7 किल टावर में 36 आकाशीय तारों की स्थिति का विशेष महत्व है और इसे इतनी आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। साधारण कपड़ों में मौजूद युवक ने समझाया। मैं समझ गया। अगर ऐसा है तो उन्हें आने दीजिए। मैं देखना चाहूंगा कि 7 किल टावर में ऐसा क्या विचित्र है। ये सुनकर कि इससे दूसरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लू किंग को राहत मिली। 7 किल टावर से हुए हत्याओं के बारे में मसल एंड बोन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक वास्तव में दिखावट को बदल सकती है, जो चमत्कारिक है, लेकिन उसके सामने जिसके पास आत्मिक शक्ति और विशेष क्षमताएं हैं, रूपांतरण की तकनीक कितनी भी चमत्कारी क्यों न हो, वह व्यर्थ होगी। जब तक हत्यारे पूर्व स्वर्गीय स्तर के न हो तब तक उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सोचते हुए लू किंग ने पूछा, मास्टर जी यूए, क्या 7 किल टावर में कोई प्रीसेलेस्टियल स्तर का हत्यारा है? हाँ, सादे कपड़ों में मौजूद युवक ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। लेकिन चिंता मत करो, 7 किल टावर को भी पवित्र पर्वत के निषेध का पालन करना होगा। पूर्व दिव्य स्तर के योद्धाओं को बिना कारण के पूर्व दिव्य स्तर से नीचे वालों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। यदि वे खुलेआम निषेध का उल्लंघन करने का साहस करते हैं तो 7 किल टावर भी पवित्र पर्वत और 4 महान गुप्त भूमियों के दबाव का सामना नहीं कर पाएगा। ये सुनकर अच्छा लगा। मैं 7 किल टावर की अन्य गुप्त तकनीकों को भी देखना चाहता हूँ। यह एक अच्छा अवसर है। अब लू किंग को सचमुच राहत मिली। संभावित हत्या के खतरे के बावजूद लू किंग को शांत और संयमित देखकर सभी मेहमान प्रभावित हुए। उन्होंने उनकी मृत्यु से पहले स्वर्गीय एकांत के शब्दों को याद किया। हालांकि वे तथाकथित सहस्राब्दी परिवर्तन का अर्थ नहीं समझते थे, फिर भी वे नियति की संतान की अवधारणा में कुछ हद तक विश्वास करते थे। अगर लू किंग जैसी खूबसूरत शख्सियत भी नियति की संतान नहीं हो सकती तो वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि नियति की असली संतान किस तरह का राक्षस होगी। अध्याय 170। ये देखकर कि लू किंग ने 7 किल टावर से होने वाले संभावित हत्या के प्रयासों से जरा भी डर नहीं दिखाया, यहाँ तक कि सादे कपड़ों में मौजूद युवक को भी प्रशंसा का भाव महसूस हुआ। इस समय उन्हें भी यह स्वीकार करना पड़ा कि स्वर्गीय एकांत ने अपनी मृत्यु से पहले जो कहा था उसमें कुछ सच्चाई जरूर थी। लू किंग वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा का धनी व्यक्ति हो सकता है जो महान संघर्ष के आने वाले युग की प्रत्याशा में महान भाग्य के साथ पैदा हुआ था। युवा स्वामी लू, शायद यह आपके लिए एक अवसर हो सकता है। सादे कपड़ों में मौजूद युवक ने लू किंग के शांत व्यवहार को देखते हुए हल्के से मजाक करते हुए कहा।
अरे ऐसा कैसे? लू किंग ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। 7 किल टावर एक प्राचीन संप्रदाय है जिसकी रहस्यमय परंपराएं हैं और यह कुछ प्राचीन नियमों का भी पालन करता है। 7 किल टावर द्वारा जारी किए गए हत्या के आदेश को 7 किल कमांड कहा जाता है। 7 किल कमांड सक्रिय होने के बाद आपको 7 किल टावर से होने वाले हत्या के प्रयासों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ये प्रयास असीमित नहीं है। 7 किल कमांड के नियमों के अनुसार यह आप पर अधिकतम 7 हत्या के प्रयास ही करेगा। 7 प्रयासों के बाद यदि आप अभी भी जीवित हैं तो 7 किल टावर आपके जीवन पर अपने प्रयास बंद कर देगा और आपको सर्वोच्च सम्मान से नवाजेगा। वे न केवल आपके साथ एक सम्मानित अतिथि की तरह व्यवहार करेंगे बल्कि वे आपसे संबंधित किसी भी हत्या के मिशन को फिर कभी स्वीकार न करने का वादा भी करेंगे। वे पूरे हत्यारे जगत को ये भी सूचित करेंगे कि आप 7 किल टावर के एक सम्मानित अतिथि बन गए हैं और कोई भी अन्य हत्यारा संगठन जो आपको निशाना बनाएगा उसे 7 किल टावर को उकसाने वाला माना जाएगा और उसे उनके प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसी अफवाह है कि इन सम्मानों के अतिरिक्त 7 किल टावर आपको एक अवसर प्रदान करेगा। हालांकि यह अवसर वास्तव में क्या होगा यह अभी तक अज्ञात है। युवक के स्पष्टीकरण ने सभी को स्तब्ध कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 7 किल टावर से हुई हत्याओं में इतनी पेचीदगियां होंगी। श्रीमान जी युए, आपके अनुसार क्या इसका मतलब ये है कि 7 किल कमांड से बचने वाले किसी भी व्यक्ति को 7 किल टावर द्वारा संरक्षित किया जाएगा? वेई शिंगे ने पूछा। सही, सादे कपड़ों में मौजूद युवक ने सिर हिलाया। फिर लू किंग ने पूछा, क्या मैं ये पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ लॉर्ड जी युए, क्या कभी कोई 7 किल कमांड से बच पाया है? हाँ, सादे कपड़ों में मौजूद युवक ने पुष्टि की। 7 किल टावर का 7 किल कमांड आसानी से जारी नहीं किया जाता है। हालांकि हमारे तियानजी टावर के अभिलेखों के अनुसार पिछले 10,000 वर्षों में 7 किल टावर ने सैकड़ों 7 किल कमांड जारी किए हैं। लंबे समय बीत जाने के कारण अधिकांश मामलों की पुष्टि करना मुश्किल है, लेकिन पिछले 1000 वर्षों में 3 लोग 7 किल कमांड से बच गए हैं। सबसे हालिया आंकड़ा 300 साल पहले का था और उन तीनों लोगों को वास्तव में 7 किल टावर की सुरक्षा मिली और अपने शेष जीवन में उन्हें कभी भी किसी हत्या के प्रयास का सामना नहीं करना पड़ा। कहा जाता है कि उनमें से एक को एक नए हत्यारे संगठन ने निशाना बनाया था। हालांकि इससे पहले कि कोई उस मिशन को अंजाम दे पाता, वह संगठन रातों रात पूरी तरह से नष्ट हो गया। इन्हीं घटनाओं के कारण लोगों का मानना है कि 7 किल टावर 7 किल कमांड के नियमों का ईमानदारी से पालन करता है। 1000 वर्षों में 7 किल कमांड से केवल 3 लोग ही बच पाए हैं। ये सुनकर आखिरकार सभी को समझ आ गया कि यह कितना मुश्किल था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि 7 किल टावर ऐसा वादा करेगा। उनके लिए 7 किल कमांड से बच निकलने वाले किसी व्यक्ति से मिलना सदियों में भी एक दुर्लभ घटना है। 7 किल टावर के साथ हत्या के प्रयासों से जो कोई भी बच निकलता है वह निस्संदेह एक अद्वितीय प्रतिभा का धनी और बेहद भाग्यशाली व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए अस्थायी रूप से पीछे हट जाना ही बुद्धिमानी है। कुछ समझदार मेहमानों ने और अधिक विचार करने पर तुरंत ही इसकी पेचीदगियों को समझ लिया। 7 किल टावर का नियम, जो देखने में प्रतिबंधात्मक लगता था, वास्तव में उनके लिए एक रास्ता बनाने का तरीका था। तो युवा स्वामी लू, अगर आप 7 किल कमांड से बच जाते हैं तो 7 किल टावर द्वारा अपना वादा न निभाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह एक प्राचीन नियम है जिसका वे हजारों वर्षों से पालन करते आ रहे हैं और वे इसे नहीं तोड़ेंगे। सादे कपड़ों में मौजूद युवक ने अपनी बात समाप्त की। मैं कभी भी अपना जीवन दूसरों के वादों के भरोसे नहीं छोड़ती, लू किंग ने उदासीनता से जवाब दिया। 7 किल कमांड के नियम सही हों या गलत, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 7 किल टावर सचमुच मेरी हत्या करना चाहता है तो उन्हें मेरा दुश्मन बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। तब तक शायद उनके हाथ में ये तय करने का अधिकार न रहे कि कब रुकना है। लू किंग ऐसी शख्सियत नहीं थी जो चुपचाप मार खाती रहती। अगर 7 किल टावर ने सचमुच उसकी हत्या करने की कोशिश की होती तो ये कहना मुश्किल था कि अंत में कौन किसका पीछा करेगा। लू किंग के शब्दों में व्याप्त शीतलता को भांपते हुए सादे कपड़ों में मौजूद युवक कांपने लगा। उसे अचानक याद आया कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति उतना मिलनसार नहीं था जितना वह दिख रहा था। अन्य मेहमानों को भी अचानक ठंड लगने लगी, विशेषकर मागो, जो हैप्पी फोर्ट में उस दृश्य को याद किए बिना नहीं रह सकी जहां लू किंग आग की रोशनी के बीच एक लंबी छुरी लेकर खड़ी थी। सिर लुढ़क रहे थे, हर जगह लाशें पड़ी थीं और खून नदी की तरह बह रहा था। हेवनली सॉलिट्यूड की हत्या के कारण वेई परिवार के प्रशिक्षुता समारोह को जल्दबाजी में समाप्त करना पड़ा। हालांकि कियान परिवार के अलावा अन्य मेहमान बिल्कुल भी निराश नहीं हुए। इस बार वेई परिवार के शिक्षुता समारोह में भाग लेने से उन्हें बहुत लाभ हुआ। उन्होंने न केवल मार्शल आर्ट के विशेषज्ञों के बीच एक लड़ाई देखी, बल्कि उन्होंने कई ऐसे गुप्त रहस्य भी सीखे जिनके बारे में उन्हें अन्यथा कभी पता नहीं चलता। कुछ बेहद बुद्धिमान व्यक्तियों ने तो सादे कपड़ों में मौजूद युवक और हत्यारे के बीच हुई बातचीत से अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर ली। उदाहरण के लिए किंग्यून तलवार संप्रदाय के शिष्य। 10,000 वर्षों में हुआ यह अभूतपूर्व परिवर्तन क्या है? एक छोटे से आंगन में किंग्यून तलवार संप्रदाय के कई शिष्य फुसफुसा रहे थे। मुझे नहीं पता, लेकिन तियानजी टावर हमेशा से रहस्यमय रहा है, अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। 7 किल टावर भी एक प्राचीन संप्रदाय है जिसका लंबा इतिहास है। उनके लिए इसे इतनी गंभीरता से लेना, यह निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण होगा।
हमें इसकी सूचना संप्रदाय को देनी होगी। अगर उन दोनों की बात सच है और दुनिया में बड़े बदलाव आने वाले हैं तो हमारे किंग्यून तलवार संप्रदाय को पहले से तैयारी करनी होगी। 7वें कनिष्ठ भाई, मैं एक पत्र लिखूंगा और आप आज की घटनाओं की रिपोर्ट संप्रदाय को देने के लिए तुरंत रवाना हो जाएं। हाँ, संक्षिप्त चर्चा के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया और फिर अन्य मामलों पर चर्चा की। वैसे यंग मास्टर लू सचमुच बहुत खूंखार है। 7 किल टावर का सबसे बड़ा हत्यारा भी उसके एक वार का सामना नहीं कर सका और न ही उससे बच पाया। किंग्यून तलवार संप्रदाय का एक शिष्य सुबह की घटनाओं को याद करके अभी भी विस्मित था। 7 किल टावर के शीर्ष हत्यारों को संप्रदाय के इतिहास में अत्यंत भयावह प्राणियों के रूप में दर्ज किया गया था। ऐसा कहा जाता था कि उनमें मार्शल आर्ट के महान गुरुओं की हत्या करने की क्षमता थी और वास्तविकता ने साबित कर दिया कि अफवाहें सच थीं। स्वर्गीय एकांत से निकलने वाली आभा न केवल भयावह थी बल्कि इसका एक अजीब प्रभाव भी था जो मन को झकझोर देता था और विचारों को बाधित करता था। यहाँ तक कि वेई परिवार के मुखिया, जो एक मार्शल आर्ट के महारथी थे, भी प्रभावित प्रतीत हो रहे थे और सुस्त गति से चल रहे थे। लेकिन इतने खूंखार हत्यारे को यंग मास्टर लू के सामने पूरी तरह से पराजित कर दिया गया। वह भागने में असमर्थ रहा, जो कि बिल्कुल अविश्वसनीय था। सचमुच ये कल्पना करना कठिन है कि कांग काउंटी जैसे छोटे से स्थान में ऐसा अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति हो सकता है। मुझे डर है कि हमारे संप्रदाय के शीर्ष शिष्य भी प्रतिभा में युवा गुरु लू की बराबरी नहीं कर पाएंगे। बुजुर्गों की बात सही थी, हमसे कहीं अधिक प्रतिभाशाली लोग हमेशा मौजूद होते हैं। ये दुनिया हमारी कल्पना से परे प्रतिभाओं से भरी पड़ी है। हमने सोचा कि कांग काउंटी के लोग बस अज्ञानी थे और उन्होंने कभी असली मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को नहीं देखा था, इसलिए वे यंग मास्टर लू की अत्यधिक प्रशंसा करते थे। लेकिन असल में तो कुएं के असली मेढक हम ही हैं। एक अन्य शिष्य ने आह भरी। बाकी शिष्य चुप रहे। वे कुछ नहीं कर सकते थे। लू किंग से मिला सदमा बहुत गहरा था। यह अकल्पनीय था कि एक किशोर इतनी युद्धकला में निपुणता हासिल कर सकता है। 7 किल टावर के शीर्ष हत्यारों को आसानी से हराने के बाद उसकी ताकत अविश्वसनीय थी। इतना ही नहीं, अपनी असाधारण युद्ध कला के बावजूद वह चिकित्सा में भी निपुण था और उसने 7 किल टावर द्वारा खौफनाक माने जाने वाले घातक जहर को आसानी से बेअसर कर दिया। उनकी चिकित्सा संबंधी कुशलता उनकी युद्ध कला में निपुणता से कम प्रभावशाली नहीं थी। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर november.alf.ir.net वेबसाइट खोजें। एक किशोर जो मार्शल आर्ट और चिकित्सा दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। इससे किंग्यून तलवार संप्रदाय के शिष्य विस्मय और हैरानी में पड़ गए। दरअसल उन सभी ने खुद को थोड़ा भाग्यशाली महसूस किया। सौभाग्यवश भोज के दौरान स्थानीय रईसों द्वारा यंग मास्टर लू की प्रशंसा सुनकर शुरू में अविश्वास होने के बावजूद उन्होंने खुले तौर पर उनका मजाक नहीं उड़ाया, अन्यथा वे पूरी तरह से मूर्ख साबित हो जाते। ऐसा प्रतीत हुआ कि बड़ों की शिक्षाओं का पालन करना वास्तव में बुद्धिमानी थी। वे जहां भी जाएं, उन्हें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और कभी भी अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अब किंग्यून तलवार संप्रदाय के शिष्यों ने अपने बड़ों की शिक्षाओं की बुद्धिमत्ता को गहराई से समझ लिया था। शायद यही उस संप्रदाय का असली मकसद था जिसके तहत उन्होंने उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा था। किंग्यून तलवार संप्रदाय के शिष्य अपने प्रशिक्षण के अर्थ पर विचार कर रहे थे। काउंटी मजिस्ट्रेट के आवास में एक छोटी सी इमारत में साधारण कपड़ों में एक युवक एक मेज पर बैठा था। उसके हाथ में एक जेड कलम थी और वह डैन शू जेड स्क्रॉल नामक एक जेड स्क्रॉल पर लिख रहा था। जैसे जैसे वह लिखता गया, जेड पत्थर की कलम की नोक से एक चमक निकली, जिससे ऐसे अक्षर बने जो स्क्रॉल में गायब हो गए। आधे घंटे तक लिखने के बाद डैन शू जेड स्क्रॉल में हाल की सभी घटनाओं को दर्ज करने और उन्हें संप्रदाय को भेजने के बाद सादे कपड़ों में मौजूद युवक ने अपनी कलम नीचे रख दी और चिंता भरी अभिव्यक्ति के साथ दूर आकाश की ओर देखते हुए खड़ा हो गया। 10,000 वर्षों में अभूतपूर्व परिवर्तन निकट आ रहा है। विश्व की स्थिति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और राक्षसी और बुरी शक्तियां जागृत हो रही हैं। मानव जाति का भाग्य उसे किस ओर ले जाएगा? स्वर्गीय एकांत के साथ हुई बातचीत ने उस युवक को यह एहसास दिलाया कि आने वाला बदलाव अब कई शीर्ष ताकतों के बीच कोई रहस्य नहीं रह गया था। हाल के वर्षों में तियांजी टावर में जो कुछ पता चला था, उसके बारे में सोचकर वह और भी चिंतित हो गया। उसे यह आभास हुआ कि बड़े बदलाव आसन थे और दुनिया की स्थिति जल्द ही उथल पुथल में पड़ जाएगी, जिससे अनगिनत मौतें और पीड़ा होगी। उसने सोचा कि क्या तियांजी टावर इतने बड़े बदलाव में ढलकर जीवित रह पाएगा। उसने लू किंग के बारे में सोचा। वह अब भी इस रहस्यमय युवक को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। संप्रदाय के बहुमूल्य खजानों का उपयोग करने के बावजूद भी वह लू किंग के असली स्वभाव को नहीं समझ सका। ऐसा लगता था मानो लू किंग हमेशा धुंध की एक परत में लिपटा रहता हो, जो उसके असली स्वरूप को किसी भी जांच या गणना से छिपाए रखता हो। हालांकि वह लू किंग को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके दिल में एक चेतावनी का भाव था। उसे लग रहा था कि लू किंग की ताकत अविश्वसनीय रूप से जबरदस्त है और शायद वह उसका मुकाबला भी न कर पाए। लू किंग की उम्र और स्वर्गीय एकांत के अंतिम शब्दों को याद करते हुए सादे कपड़ों में मौजूद युवक स्वर्गीय एकांत से सहमत होने से खुद को रोक नहीं सका। शायद लू किंग वास्तव में आने वाले महान परिवर्तनों के जवाब में पैदा हुआ एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था। केवल ऐसा ही दिव्य प्रतिभावान व्यक्ति तियांजी टावर की गणनाओं से बच सकता था और अपने भाग्य को छुपा सकता था। लेकिन क्या वाकई एक अद्वितीय प्रतिभा इतनी डरावनी हो सकती है? साधारण कपड़ों में मौजूद उस युवक ने संप्रदाय के कुछ प्राचीन अभिलेखों के बारे में सोचा।
उन अभिलेखों के अनुसार जब बड़े बदलाव आने वाले होते थे तो कई नायक उभरते थे और अनगिनत प्रतिभाएं जन्म लेती थीं जो भाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा करती थीं। अगर ये सभी प्रतिभाशाली लोग लू किंग जितने ही भयानक थे तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनकी प्रतिस्पर्धा कितनी शानदार होगी। ऐसे अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्तियों के सामने तियानजी टावर विश्व की महान प्रवृत्ति का मार्गदर्शन कैसे कर सकता था। संप्रदाय की पैतृक शिक्षाओं के बारे में सोचते हुए सादे कपड़ों में मौजूद युवक की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि क्या इस संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी थे। ZU, क्या तुम वहाँ हो? साधारण कपड़ों में मौजूद वह युवक जब विचारों में डूबा हुआ था तभी अचानक उसे बाहर अपने दोस्त की आवाज सुनाई दी, मैं यहीं हूँ, अंदर आ जाओ। साधारण कपड़ों में मौजूद युवक ने लापरवाही से Z कलम और डैन शू Z स्क्रॉल को एक तरफ रख दिया और जवाब दिया। दरवाजा खुला और काउंटी मजिस्ट्रेट यान कांघाई कुछ शराब और शतरंज का सेट लेकर अंदर आए। यह क्या है? सादे कपड़ों में मौजूद युवक ने पूछा। तुम्हारे साथ शराब पीना और शतरंज खेलना। यान कांघाई ने अपने हाथों में रखी वस्तुओं को उठाया। क्या तुमने आज सुबह वेई परिवार के यहाँ बहुत ज्यादा शराब नहीं पी? और ज्यादा शराब पी ली? साधारण कपड़ों में मौजूद युवक ये देखकर अवाक रह गया कि उसका दोस्त शराब पीने का आदी होता जा रहा था। वो थोड़ी सी शराब कुछ भी नहीं थी। 7 किल टावर के हत्यारे ने उसे भगा दिया। यान कांघाई ने मेज पर शराब और शतरंज की बिसात रख दी। आइए, मुझे लगता है कि आप बहुत चिंतित हैं, क्यों न मेरे साथ कुछ ड्रिंक्स लें? साधारण कपड़ों में मौजूद युवक ने एक पल सोचा, फिर उसके साथ मेज पर बैठ गया। उसके दोस्त ने उसे एक पे दिया। कुछ घूंट पीने और खेल में कुछ चालें चलने के बाद यान कांघाई ने आखिरकार पूछा, क्या आप आज 7 किल टावर के हत्यारे द्वारा कही गई बातों से चिंतित हैं? 10,000 वर्षों में अभूतपूर्व परिवर्तन के बारे में? साधारण कपड़ों में मौजूद युवक थोड़ी देर रुका, फिर भावहीन होकर बोला, यह ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। पूछो मत। क्या तुम पिछला पाठ भूल गए हो? इस बार यान कांघाई पीछे नहीं हटे बल्कि मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा लगता है कि स्वर्गीय एकांत में कही गई बात सच है। दुनिया वाकई बदलने वाली है। साधारण कपड़ों में मौजूद युवक चुप रहा। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, वास्तव में दुनिया बदलने वाली है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आप सोचते हैं। यान कांघाई, अपनी छोटी मोटी सोच को त्याग दो। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम छू सको। यदि आप लापरवाही से हस्तक्षेप करते हैं तो इसका असर सिर्फ आप पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि मेरी तियानजी मीनार और पवित्र पर्वत भी नष्ट हो सकते हैं और फिर कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। क्या आप अपने यान परिवार को बर्बादी की ओर ले जाना चाहते हैं? ये सुनकर यान कांघाई के चेहरे का भाव अंततः पूरी तरह बदल गया।